तैयार हो जाइए बाजार के दमदार एक्शन के लिए। लगातार पांचवा दिन इस हफ्ते का बाजार जबरदस्त मजबूती के साथ कुछ बड़े और अहम लेवल के नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, एक के बाद एक दमदार नतीजे। पहले तो स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में, और दीप उसके बाद जल्दी से नतीजे बताएंगे। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका भी। आपसे मैं बड़ी बात है की बात करूं उससे पहले HDFC AMC इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे रहे हैं HDFC AMC के भी नतीजे। मुनाफा 345 करोड़ से घटकर 314 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। आय 314 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। आय आई है 522 करोड़ की, हमारा अनुमान था 510 करोड़ का, और आय 507 करोड़ से बढ़कर 522 करोड़ की आई। तो लगभग अनुमान मुताबिक आप कह सकते हैं थोड़ा अनुमान से बेहतर इनकी आय आती हुई आपको दिख रही है। हल्की फुल्की बढ़त दिखी है ओवरऑल आय में। अगर आप बात करें मुनाफे में, हम गिरावट का अनुमान लगा रहे थे, बट यहां पर आप देख रहे हैं कि इनका जो मुनाफा है वो ठीक ठाक ही आते हुए दिखा है। इनफैक्ट कामकाजी मुनाफा जो है वो उस पर आप रखिए नजर। ओवरऑल मुनाफा जो 314 करोड़ का आया है वो हमारे अनुमान से थोड़ा बेहतर है। हमने 300 करोड़ का अनुमान लगाया था, तो लगभग इनलाइन, या आप कह सकते हैं थोड़ा इनलाइन से बेटर आपको एक्शन आते हुए दिखा है। 390 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है, ये अनुमान से खराब है। यहां पर हमने 440 करोड़ के कामकाजी मुनाफे का अनुमान लगाया था। तो मिले जुले नतीजे हैं अनिल जी, ऑलमोस्ट इनलाइन ही आप कह सकते हैं, पर थोड़े मिले जुले हैं, उतने खास नहीं है। और क्या डिटेल्स निकल कर आती हैं इस पर रखेंगे नजर से। इस पर नजर रखिए, लेकिन नजर एक स्टॉक से हट नहीं रही है। मैं बड़ी बातें बताऊं उससे पहले जी, और वो है अल्ट्राटेक। आप जो सोच सकते हो, बिल्कुल जैसा सोच सकते हो उससे कहीं बेहतर, मतलब किसी भी हिसाब से कहां से भी आप देख लीजिए, ऐसे रिजल्ट्स कोई सपने में नहीं सोच सकता हुआ है अल्ट्राटेक। बिल्कुल सर, मतलब हर एक तरीके से क्या गजब के रिजल्ट है। आप सेल्स देख लीजिए, बिल्कुल मार्जिन देखिए, माय गॉड क्या कमाल के मार्जिन कहां से लाए हैं, वो भी ऐसे समय में जब सारी कॉस्ट इतनी हाई सीरियसली। और उसके वॉल्यूम ग्रोथ 19% मुनाफा अल्टीमेट रिजल्ट है। और आपको दीप याद होगा, लगातार मैं एक बात कह रहा हूं कि अब से लेकर बजट तक सीमेंट जो, और अल्ट्राटेक ने आज मेरा भरोसा 4 गुना बढ़ा दिया। गजब के नंबर है, मतलब मेरे दिल खुश हो गया नंबर देख के। अल्ट्राटेक अल्टीमेट है, अल्टीमेट नंबर, बहुत ही गजब नंबर दिए हर एक पैरामीटर पर देखिए। अच्छा, एक और चीज जो नतीजे के बाद आप डिटेल में देखिएगा, डेट रिडक्शन। अच्छे नतीजों के साथ साथ कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत करने की कोशिश हो रही है, डेट रिडक्शन होता दिख रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत माय गॉड 28% के मार्जिन, क्या कमाल किया है अल्ट्राटेक ने। और स्टॉक भी कमाल करता दिख रहा है। मेरे ख्याल से कल परसों ही शायद अल्ट्राटेक की रिकमेंडेशन आई थी सुमित जी की तरफ से, इफ आई एम राइट। नहीं भी हो तो अभी सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं। अगर सुमित जी, तो सुमित जी जल्दी से अल्ट्राटेक के नंबर्स पर अपनी राय दीजिए, चार्ट्स पर अपनी राय दीजिए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी देखिए, 2-3 दिन नहीं 4-5 दिन हो गए जब मैं कंटिन्यूसली आपके साथ एक आवाज में बोल रहा हूं कि सीमेंट सेक्टर अब यहां से मूव दिखाएगा और आने वाले कुछ महीने सीमेंट सेक्टर के होंगे। तो अल्ट्राटेक की शुरुआत है, 6400 का लेवल देखने को मिल रहा है। चार्ट्स पे ब्रेकआउट है, 200 DMA तक ये जाएगा, जो कि 6700 6800 लेवल्स के टारगेट बनेंगे। वो लेवल टूटने पे 7000 प्लस के लेवल अल्ट्राटेक में पोजिशनली देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी बाय किया है होल्ड करें, कोई भी डिप आता है 100-150 रुपए का तो डिप में खरीदारी करें। 67 6800 इमीडिएट टारगेट, फिर 7000 तक के लेवल अल्ट्राटेक में देखने को मिल सकता है। मार्जिन 20% के आसपास आए, लेकिन फिर भी उम्मीद से काफी बेहतर मार्जिन आते हुए दिखे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इसके साथ ही एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखनी चाहिए, जो हमारा फेवरेट भी है, वो है इंडिया सीमेंट। और उसकी वजह यह कि दीप, दो चीजें, एक तो इंडिया सीमेंट पे हमारा ऑलरेडी टारगेट 200 220 25 का है ही, और दूसरी चीज है कि जो अल्ट्राटेक के नंबर्स है उसमें देखिए सदर्न मार्केट से इनको ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। और जहां पर इंडिया सीमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो दक्षिण भारत में जो इंडिया सीमेंट की प्रेजेंस है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कुछ हद तक कि ये रिजल्ट्स कैसे होंगे। अल्ट्राटेक 5% ऊपर, 300 रुपये ऊपर। इंडिया सीमेंट दूसरा स्टॉक है जिस पर नजर रखनी चाहिए। और यहां से लेकर रिजल्ट तक और बजट तक आपका जो व्यू है, छोटा है या लंबा है, उस हिसाब से ये सारे सीमेंट स्टॉक्स एकदम डेफिनेटली आपको बाय ऑन डिप्स वाले बन रहे हैं। तो इंडिया सीमेंट भी कमाल करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर भी अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। और जो नंबर्स आए वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से देख लें, मार्जिन उम्मीद के मुताबिक आए, थोड़े से बेहतर होकर आए, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में जो डेट रिडक्शन है वो कमाल का है। एक बार जल्दी से इंडिया सीमेंट के चार्ट्स पे भी राय ली जाए। कुणाल जी, चार्ट्स पर अपनी राय दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बड़ी बातों की तरफ। ओ शायद मेरे ख्याल से कुणाल जी जुड़े नहीं है। किरण जी, आप चार्ट्स देखिए इंडिया सीमेंट के।
वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून दीप। इंडिया सीमेंट के चार्ट्स बेहतरीन है, लगातार हम हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था 180 का, इसके ऊपर आज ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। 180 में एक लगभग 8 लाख शेयर्स इस सीरीज में ट्रैप होते नजर आ रहे हैं, तो इधर से भी फ्रेश बाइंग कपल्ड विद शॉर्ट कवरिंग एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। मेरा मानना है कि अब अभी ये जो मोमेंट है इस हिसाब से 200 के पहले ये नाम रुकने का नाम नहीं लेगा ये स्टॉक। जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं उनके लिए 178 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स के चार्ट भी। तो सीमेंट शेयरों में भरपूर और बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है इस वक्त, इन पर रखिए नजर। आइए अब आगे बढ़े, उससे पहले जल्दी से बाजार की बड़ी बातें बताते हैं जिनके ऊपरी स्तरों पर बाजार हे भगवान, बैंक्स एंड बैंक्स आजकल तो ऐसा हो गया कि जो रेंज दो उस रेंज के पार निकलने के चक्कर मतलब बिल्कुल जा रहे हैं। उसी दिन छू लेनी है। वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस, जबरदस्त। 16,725 कमाल है, गजब है निफ्टी। वाह, और बैंक निफ्टी 36,750। अच्छा, और मैंने 800 तक के लेवल दिए हैं ऊपर के 850 तक के दिए, 725 था वो भी आ गया। अब नेक्स्ट 850 का लेवल है फाइनली, 925 975। इसलिए आज मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी समझ नहीं आ रहा है बेचना का है, मैं ऊपर मैदान खाली दिख रहा था, है बिल्कुल ना सर। और आप देखिए वैसा ही, मतलब बैंक निफ्टी 1.5% भागेगा ये लग नहीं रहा था, और ये भी नहीं लग रहा था कि इसको बेचना जल्दी में है। हाँ। तो आप सोचिए कि वाकई में जो ताकत दिखाई है बैंक निफ्टी ने, गजब की दिखाई। ब्रेकआउट पहले बैंक निफ्टी में होता। तो अब तक की बड़ी बातों में यह है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कमाल करते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स, एनबीएफसी और एफएमसीजी शेयरों में दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। फार्मा और आईटी आज थोड़े कमजोर हैं, 0.1% नीचे। इन्फोसिस के रिजल्ट हैं, उससे पहले थोड़ा सुस्ती वाला मामला बन रहा है। एचसीएल टेक भी दी रही है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे। तो आज की कहानी यह है कि डाउ फ्यूचर्स 25-50 नीचे है, उसके बावजूद हमारे अच्छा सुबह से डाउ फ्यूचर ऊपर आए नहीं, एक बार थोड़ा सा निशान में आने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। उसके बावजूद हमारे बाजार मजबूत है। यूरोप में सुस्ती का कारोबार। बिल्कुल। आज की स्टोरी तो अनिल जी बैंक्स और बैंक्स ही रखना, मतलब 36,800 भी आ गया अब तो बैंक निफ्टी पर ऑलमोस्ट उस लेवल पर है जो 16,750 के करीब आपने निफ्टी को भी आते हुए देखा है। और जो सुबह की सुस्ती थी वहां से जो बैंक्स का पुल बैक आया उसने पूरे बाजार का मूड बैंक ने खींचा है बिल्कुल। और आप देखिए सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, और न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक, मैं पब्लिक सेक्टर बैंक पर भी बहुत बुलिश हूँ। आज दिन इनका है, जिस दिन ये एक आध दिन रुकेंगे पहुंच के तब देखेंगे फिर सरकारी बैंक आपको जो समझ में आए, एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, कैनरा तो आपने दे दिया, कैनरा हमने बोल ही दिया। ये सारे आपको खरीदने, धीमे धीमे एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है सर। चलिए, तो बैंक्स पर है नज़र और मार्केट का एक्शन भी है। मंथली एक्सपायरी की तरफ भी हमारी नज़र बन चुकी है। और आज आप देख रहे हैं हफ्ते की एक्सपायरी के हफ्ते के पहले दिन आप यहाँ पर अच्छा एक्शन बन रहे हैं। आइए फिर जान लेते हैं खबरें, कुछ नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं और आने वाले दिनों के लिए कुछ ट्रिगर्स। अरमान और कुशल दोनों तैयार। कुशल पहले बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में नंबर्स अभी और आने वाले हैं, जिसमें जीएसडब्ल्यू स्टील और रिलायंस के नंबर्स आएंगे। साथ ही एफ&ओ स्पेस से बंधन बैंक के नंबर्स पर भी आपको नज़र रखनी है। कल के सत्र में निफ्टी से आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही नवीन फ्लोराइन एफ&ओ स्पेस से इसके भी नंबर्स आएंगे। जोमेटो पर भी फोकस रखिएगा क्योंकि 1 साल का जो शेयर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। और साथ ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो जीएसटी के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी बैठक है हॉर्स रेसिंग, कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। और यहाँ पर जो डेट्स है वो एक्सटेंड भी कर दी गई है। पहली डेट्स 15 जुलाई थी, इनकी जो रिपोर्ट इनको सबमिट करनी थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, और अब 10 अगस्त की डेट कर दी गई है। 24 जुलाई संडे निफ्टी से इन्फोसिस अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। और साथ ही सोमवार को निफ्टी से काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जिसमें एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और ये शामिल हैं। और साथ ही एफ&ओ स्पेस से कैनरा बैंक, आईईएक्स, इन दोनों काउंटर्स पर भी आपको नज़र रखनी है। कॉस्मो फिल्म्स, इसके भी नंबर्स, माफ़ कीजिएगा, नंबर्स यहाँ पर नाम चेंज होता हुआ दिखेगा। और कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड, ये नेम जो है अब कॉस्मो फिल्म्स का हो जाएगा सोमवार से। और सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी नज़र रखिए। बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे दीपक नाइट्राइट और साथ ही ग्रेफाइट इंडिया के शेयर्स। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से नंबर्स आ चुके हैं और कौन सी खबरें आपके पास? सबसे पहले नतीजों में अतुल लिमिटेड जो इनका कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो तो लगभग फ्लैटिश रहा है। अगर आप आय की बात करेंगे, आय लगभग 37% बढ़कर आती हुई दिखी है और कामकाजी मुनाफा भी फ्लैटिश रहा है। पर मार्जिन्स में देखेंगे आपको वहां पर घट देखने के लिए मिला है। 21.9% से घटकर वो 15.8% पर आते हुए दिखे हैं। वर्धमान टेक्सटाइल
उनका जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो लगभग 4.4% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वहीं आय की बात करेंगे, आय 46% बढ़कर आती हुई दिखी है, पर यहाँ पर भी आपको मार्जिन में प्रेशर देखा गया है। 25% से घटकर वो 18.7% पर आते हुए दिखे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। 2.5 करोड़ का जो इनको घाटा था उसके मुकाबले लगभग 40 करोड़ के आसपास का इनको मुनाफा आता हुआ दिखा है। और मार्जिन्स भी देखेंगे तो मार्जिन्स यहाँ पे इनके बढ़िया होते हुए दिखे हैं, 7.4% से बढ़कर 11.8% पर आते हुए दिखे हैं। अब आ जाते हैं खबरों के ऊपर। खबरों में जुबिलेंट फार्मोवा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो फिच ने इनकी कंपनी की जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड कर दी है। रेटिंग BB से घटाकर BB- कर दी है। HDFC AMC पर खबर आती हुई दिखी है। जो इनके CIO प्रशांत जैन साहब हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और चिराग सितलवाड़ा इक्विटी जो हेड हैं उनको नियुक्त कर दिया गया है, इक्विटी हेड नियुक्त कर दिया गया है। शुगर कंपनीज पर भी ध्यान रखेगा, क्योंकि इस्मा का एक अपडेट आता हुआ दिखा है। इस्मा ने कहा है कि FY23 में जो टोटल शुगर उत्पादन है वो लगभग 3.55 करोड़ टन हो सकता है। जो पहले अनुमान था वो 3.6 करोड़ टन था, तो उससे लगभग कम कर दिया है। और अंत में अक्सा एयर पर खबर आती हुई दिखी है कि अक्सा एयर में अब 4 शहरों में ये टिकट बुकिंग शुरू करने वाले हैं, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद, कोची और बेंगलुरु में उन्होंने शुरू कर दी है। और अब ये जो ऑपरेशन शुरू होने के बाद उनका ऐसा कहना है कि 10 दिन के भीतर लगभग 56 जो है वीकली उड़ाने शुरू कर देंगे। तो फाइनली अक्सा एयर भी अब उड़ान भरने के लिए तैयार है अगले महीने से। आकाशा है ना? आकाश है, अक्सा आकाश से अकाशा अक्सा क्या बोले? आकाश सर, AKASA आकाशा। बंसल जी भी नहीं है, इंग्लिश के बारे में पूछे तो मैं किसको पूछे? बंसल जी होते तो हमारे सबसे ज्यादा तो जानने वाले वही हैं, इंग्लिश के सबसे बड़े ज्ञाता तो वही है। कुणाल जी, अगर आप मदद कर पाए या किसी और को पता हो कि इसका नाम असली क्या लेना चाहिए, अक्सा, अकाशा, आकाशा, कोई विशेष टिप्पणी? जी कुणाल जी। अनिल जी, इसको राकेश झुंझुनवाला एयरलाइंस बोलना चाहिए अनिल जी। वाह, समझ जाएंगे अनिल जी। बिल्कुल सही है, मतलब सही मार्केट वाले आदमी एकदम, मतलब वहां पर भी जाकर तो इसमें कुछ ना कुछ, इस एयरलाइंस में ऐसा तो कुछ ना कुछ होगा स्टॉक मार्केट वालों के लिए, कोई 20-25% का डिस्काउंट टिकट में, या फिर वहां जाने पर आपको कोई भाव देखने की फैसिलिटी, कुछ तो होना चाहिए ऐसा। ट्रेडिंग टर्म जी जय। हाँ, ऐसा होना चाहिए कोई ट्रेडिंग टर्म है। हाँ जय बताइए। अनिल जी मुझे ऐसा लगता है अकाशा एयरलाइंस होना चाहिए, बिकॉज अक्सा बीच अनिल जी हमारे मुंबई में है, उसका स्पेलिंग AKSA है। तो अनिल जी दूसरा एक और A है, तो अकाशा ही होना चाहिए। वाह, जय का लॉजिक दूसरी बार सुपर हिट। पहली बार जो लिफाफा भारी होने के लिए, भारी लिफाफा लगे, इसके लिए 1 का सिक्का रखा जाए, और दूसरा ये वाला, यहाँ भी एक और A एक्स्ट्रा लगा दिया, नाम भारी हो गया, इसलिए इसका नाम अकाशा रखा जाए। आइए बढ़ते आगे। अब एक्सपर्ट्स हमारे सारे तैयार हैं, और सबसे पहले सुमित जी के लिए बिगुल बजा दो। देखो, जब तक सुमित जी के लिए बिगुल बजेगा नहीं, जब तक उनकी कॉल आएगी नहीं, तब तक आप कुछ भी कर लो, आप वो मुस्कुराएंगे नहीं। मतलब तो इसलिए बेहतर है पहले एक बार सुमित जी को निपटा दे, बाकी काम हम बाद में करेंगे। बिगुल सुमित के सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, वो आप अभी जो बात कर रहे थे, देखिए आसमान है, आकाश है, इसके लिए उसका नाम आकाशा होना चाहिए। वाह, तो ये मतलब मैंने जिस ऐसे कोरिलेशन बिठाने की कोशिश करी है, इसके लिए उसका नाम आकाशा होगा, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, उड़ना तो आकाश में ही है। जी बताएं सर। जी, अब जिसके लिए बिगुल बजा है उसकी बारी। सीमेंट सेक्टर के एक स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे है, कैश वाला स्टॉक है, 37 रुपए का अभी भाव चल रहा है, 37 रुपीज 5 पैसा। स्टॉक का नाम है सांगी इंडस्ट्रीज। सांगी के अंदर मोमेंटम बन रहा है। सांगी ओवरसोल्ड लेवल से, लोअर लेवल से बाउंस बैक का शुरुआत कर रहा है, और ये स्टॉक भी अभी बाकी सब स्टॉक्स के साथ धीरे धीरे करके ऊपर का मूव दिखाने का शुरुआत करेगा। छोटा सा इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए 35 रुपए का, यहां पे खरीदारी करें। अगले हफ्ते तक ये स्टॉक के अंदर 10 से 15% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 41 से 42 रुपए ये इमीडिएट टारगेट होंगे, फिर 44 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 41 रुपए का पहला टारगेट, 44 रुपए का दूसरा टारगेट, 35 रुपए के स्टॉप लॉस से सांगी इंडस्ट्रीज के अंदर खरीदारी करें। ओके, तो सांगी इंडस्ट्रीज है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ से। बिगुल, जय के लिए जय का कैश का ऑप्शन आ रहा है जय की तरफ से, यह है आपके लिए बेहतरीन पिक। इंटरेस्टिंग है। अब
दीप देखो जय के टारगेट तो आ गए निफ्टी के लगभग 750-800 के आगे, तो वहां पे तो कॉल ऑप्शन आने की संभावना कम है। बैंक निफ्टी अभी भी ब्रेकआउट कर रहा है, लगता है बैंक निफ्टी में कोई आना चाहिए ऑप्शन। हम तो अंदाज लगा रहे हैं, बाकी देखो क्या होता है। जय बताइए। अनिल जी कोई शक नहीं, अनिल जी आपके अंदाज में, अनिल जी आप जो अंदाज लगाते हैं मिनटू से, आपका जो जजमेंट रहता है सही रहता है अनिल जी, 100% सही हो आप। बैंक निफ्टी पर ही है और आपने जो वो लॉजिक दिया वो भी सही है अनिल जी, वहीं पे मोमेंटम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 37,000 की तरफ अप्रोच कर रहा है इमीडिएटली एंड देयर आफ्टर मे बी 37,200। सो बैंक निफ्टी का 37,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने का मैं रिकमेंड कर रहा हूं। अभी 214 पर ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 47 का अनिल जी, 214 पर खरीदे, 47 का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट ऊपर में निकल कर आ रहा है 360 का, सेकंड टारगेट विल बी 435। सो 360, 435 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 37,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का, बिकॉज जो हिसाब से अनिल जी 36,500 तो अब मुझे नहीं लगता उसके नीचे जाना चाहिए, और 250 पॉइंट नीचे सपोर्ट है तो 250 पॉइंट ऊपर ही रेजिस्टेंस है 37,000 पर। तो ऐसे देखा जाए तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, बट देन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ओवरऑल बैंकिंग पैक में स्टॉक्स में मोमेंटम है, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, कोटक को, अंडरस्टैंड के रिजल्ट्स भी है ओवर द वीकेंड, बट जो हिसाब से बिल्डअप देखने मिल रहा है, आई थिंक देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि शायद रिजल्ट्स फेवरेबल हो। सो इसीलिए ऑप्शंस के थ्रू आप बैंक निफ्टी में तेजी अगर करनी है तो ये कॉल ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। इवन अगर नहीं हुआ फेवरेबल तो आपकी रिस्क कम रहेगी, बट अगर फेवरेबल हुआ तो इसमें अच्छा मुनाफा देखने मिलेगा, और डेटा देख के तो लग रहा है कि 37 या तो उसके पार निकल जाएगा। डाउट हो रहा है कि आपने स्टॉप लॉस 47 का, 247 का, 147 का स्टॉप लॉस या खाली 47? ओनली 47 अनिल जी, ओनली 47। तो 215 में लेने का 47 का स्टॉप लॉस बराबर है? जी अनिल जी बिल्कुल। ओके, तो थोड़ा दूर का है स्टॉप लॉस, 215 में लेके 47 का स्टॉप लॉस, 360 और 455 तक के टारगेट के लिए करना है आपको ये एक्शन। आइए एक्शन के लिए तैयार है किरण जी भी, किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी ट्रायंगुलर पैटर्न का बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये सीमेंट काउंटर है बिरला कॉर्पोरेशन जो कि कैश मार्केट में है, 975 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इधर बाय करने की सलाह है। 950 का आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स काफी बड़े हैं। मेरा पहला टारगेट रहेगा जो कि 1 से 2 दिनों में आएगा, वो रहेगा लगभग 1020 का। दूसरा रहेगा 1040। सो 1020, 1040 ये टारगेट्स के लिए बिरला कॉर्प जरूर खरीद के चलना चाहिए कैश लेवल्स में। तो यह है बिरला कॉर्प, एक और सीमेंट काउंटर जो आपके रेडार पर रहना चाहिए। अल्ट्राटेक के दमदार नतीजों के बाद सीमेंट में नई जान आपको आती हुई दिख रही है। चलते हैं वागले साहब के पास और बिगुल उनके लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, जीएसपीएल बाय करके चलना चाहिए। 239, 239.50 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 240 जैसे ही ब्रेक होगा इसमें 10 से 12 से 15 रुपए की मूव आनी चाहिए। 265 का मेरा टारगेट है और मेरा 237 के नीचे 236.50-70 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो यह है आपके लिए जीएसपीएल पर खरीदारी की राय वागले साहब की तरफ से। टाइट स्टॉप लॉस है बट बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। एक बिगुल कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अभी दीपांशु आप बात कर रहे थे सीमेंट स्टॉक्स की, और सीमेंट स्टॉक में ही मेरी खरीदारी की राय है। दिल तो मेरा कर रहा था कि सभी सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी की राय दे दूं, लेकिन मैंने चुना है इंडिया सीमेंट, जिसके चार्ट पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न मुकम्मल हुआ है। बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया सीमेंट खरीद करके चलें। मुझे लगता है स्टॉक 200 के ऊपर जाएगा, बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस रखें 183 रुपए पर, 183 का स्टॉप लॉस है। 194 रुपए का पहला टारगेट है 194 का, और ये लेवल पार हो जाएगा तो ये स्टॉक आपको 200 रुपए के लेवल्स दिखाएगा। तो 194, 200 के बड़े अग्रेसिव पोजिशनल टारगेट के लिए इंडिया सीमेंट में खरीदारी की राय। डबल सेंचुरी लगा सकता है इंडिया सीमेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी भी बात कर रहे थे, हाई कन्विक्शन आइडिया सीमेंट स्पेस, और उसमें भी हाई कन्विक्शन आइडिया 100%। मोस्ट सेफ स्टॉक, मोस्ट सेफ स्टॉक 215, 225। वाह, और बड़ी दिवाली तक। चलिए, तो टारगेट्स भी आ गए आपके लिए ट्रेड के लिए 194, 200।
और पोजिशनली अगर आप 2 महीने 3 महीने का व्यू लें तो 215 और 225 तक ये जा सकता है, और अगले बजट तक लें तो और भी आपको गेन्स आती हुई दिख सकती हैं। तो सीमेंट स्पेस पर आपको रखनी है नजर। मुदित जी को भी क्या पसंद है, कोई सीमेंट स्टॉक या कुछ और? आइए जानते हैं उनके साथ मुनाफे वाले मुदित। बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए यहाँ पर जो बाय करके चलना है, एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। बाय करके चलेंगे मेट्रोपोलिस 1554 रुपए CMP है, ये स्पॉट के लेवल है। बाय करके चलेंगे, पहला टारगेट बनेगा 1582 का, दूसरा टारगेट बनेगा 1600 रुपए का, स्टॉप लॉस आएगा 1537 का। स्टॉक के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद बाइंग देखने को मिल रही है। कल के हाइस भी निकलते हुए नजर आए हैं, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। लास्ट 3-4 सेशन से जिस तरह की वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली है, लग रहा है एक बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। 1582 और 1600 के टारगेट्स के लिए मेट्रोपोलिस को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस आएगा 1537 का। ओके, तो 1537 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है मेट्रोपोलिस, ये है आपके लिए राय मुदित जी की तरफ से। वापस चलते हैं सुमित जी के पास, क्योंकि उनके पास एक और कॉल है तैयार। सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिवांशु, अभी जो स्टॉक रडार पे आया है वो बाय साइड का है। भाव चल रहा है 2290, 2292, 92। स्टॉक का नाम है HDFC लिमिटेड, बड़ा वाला। इसके अंदर मोमेंटम बन रहा है। लास्ट 2 महीने के हाई स्टॉक ब्रेक कर चुका है, रिसेंट के स्विंग हाइक के ऊपर आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि HDFC लिमिटेड के अंदर अब यहां से 100 रुपए की चाल अगले हफ्ते तक देखने को मिलनी चाहिए। यहां पे CMP पे खरीदारी करें, नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। 2240, 2250 का सपोर्ट है, तो 2240 या फिर 2250 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के HDFC में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते में 2350 का इसका पहला टारगेट बनेगा। 2350 का लेवल निकलने के बाद 2400 रुपए तक के लेवल हफ्ते भर के अंदर HDFC के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो यहां पे CMP पे खरीदारी करें, 2250 के नीचे का स्टॉप लॉस, 2350 और 2400 के टारगेट्स के लिए। ओके, 2350 2400 के टारगेट के लिए HDFC लिमिटेड, इस पर करनी है खरीदारी। एक एक करके आपके सामने बड़े नेम्स और मिड कैप्स दोनों का अच्छा मिक्सचर बनते हुए दिख रहा है, और बाजार भी वहां से क्यूज ले ही रहा है। सीमेंट की बात निकली तो सारे मूवर्स देख लीजिए। अल्ट्राटेक में तो अभी हमने बात करी, JK सीमेंट, ग्रासिम, रैमको, इंडिया सीमेंट, श्री सीमेंट, ACC, दालमिया भारत, सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स में आपको ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड सीमेंट इस समय आपको लीडरशिप दिखा रहे हैं। वेटेज के लिहाज से इतने बड़े नहीं है ये काउंटर्स, बट डेफिनेटली लीडरशिप, अगर आप सेक्टोरल लीडरशिप की आज बात करें तो ये सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स ही हैं जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है और रखनी चाहिए नजर। आइए सेठी साहब से भी बात की जाए। सेठी साहब, सीमेंट इतना बड़ा ब्रेकआउट अल्ट्राटेक के बाद अक्रॉस सीमेंट में इतनी अच्छी मूव आ रही है सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही दमदार नतीजे आए अल्ट्राटेक के, और वो भी उस माहौल में जब कोयले के प्राइजेस भी आसमान छू रहे थे, और जब अभी इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे तब तो कोयले के जो दाम है वो भी थोड़े सॉफ्टन हो चुके हैं। ये हम पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही हर फ्रंट पे बहुत ही अच्छे नतीजे थे। और जो अनिल जी ने एक जो फाइनल डिटेल्स दिए कि साउथ में उनके जो प्राइजेस है उसमें और ज्यादा बढ़त मिली, तो मुझे लगता है साउथ बेस्ड जितने सीमेंट स्टॉक्स है या इवन अदरवाइज ऑल्सो, हालांकि ACC वगैरह ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया था, बट मुझे लगता है बाकी के जो सीमेंट काउंटर्स है उनमें बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अभी तेजी ये और चलेगी, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोल के प्राइजेस जैसे ही गिरेंगे इन स्टॉक्स में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। के लिए सीमेंट काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़ी देर में अनिल जी की तरफ से एक खास कॉल आने की तैयारी में है, वहां पर रखेंगे नजर। तब तक जय है हमारे साथ और वो दे रहे हैं एक जैकपॉट कॉल। बताएं जय। नहीं, बैंकिंग नेम्स में तो एक ऑलरेडी हमें एक अच्छी तेजी देखने मिल ही रही है। जैसे मैंने जिक्र किया था कि ICICI और कोटक सरप्राइज कर सकते हैं पॉजिटिव साइड पर, और अच्छा ही रहेगा। और अभी जो सुमित ने HDFC लिमिटेड पर बाय रिकमेंडेशन दिया, मेरा HDFC बैंक के ऊपर बाय रिकमेंडेशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। इसका 1400 के स्ट्राइक का आप कॉल खरीदे, 12 रुपए 25 पैसे पर मिल रहा है। आपका स्टॉप लॉस नीचे पे होना चाहिए 4 रुपए 70 पैसे का। सो 12.25 पर खरीदे, 4.70 का डीप स्टॉप लॉस होगा। 25 से लेकर 35 तक के आपके टारगेट्स इसमें निकल कर आ रहे हैं। 25, 35 ये दो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। इसके लिए HDFC बैंक को होना पड़ेगा लगभग 1440 करीब। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही उसमें
1420 के लेवल्स निकलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अप्रोचिंग 1420, और दीप जैसे ही ये लेवल्स निकलेंगे आपको एक डबल बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने मिलेगा। रिजल्ट्स के बाद जो भी एक्शन नीचे की तरफ देखने था वो देखने मिला, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्राइस्ड इनटू इट। इनफैक्ट 1340 के लेवल्स पर जो सपोर्ट लिया और वहां से रिवर्सल दिया है, अब अगर 1400 के लेवल्स निकलते हैं दीप, तो सीधा 1420 एंड 1440 ये लेवल्स आपको आराम से देखने मिलेंगे, और उसके ऊपर तो डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट ही है। सो आई थिंक दैट HDFC बैंक कैन आल्सो सपोर्ट बैंक निफ्टी। ओके जय, आज थोड़े डीप स्टॉप लॉसेस दे रहे हैं। अभी देखिए 12:15 पर कॉल खरीद रहे हैं, 4:45 का स्टॉप लॉस है, पर फिर गेन्स भी वैसी हैं, डबल और डबल से भी ज्यादा की आपको रिटर्न्स आते हुए देख सकते हैं। आएगा तो भी ज्यादा, जाएगा तो बेसिक नॉर्मल जाता है उससे ज्यादा, मतलब आने से ज्यादा नहीं, लेकिन नॉर्मली जो छोटा स्टॉप लॉस होता है एक्चुअली भागा जोर से ना, तो नजदीक के मिलते ही नहीं है एक्चुअली। मैं खुद सुबह बहुत प्रेशर में रहता हूँ, मतलब आप जनरली 3 दिन के डेटा के बेसिस पे आप स्टॉप लॉस देना चाहते हैं जनरली। 3 दिन के डेटा में 3 दिन पहले आपका 16,350 था, बहुत दूर हो जाता है स्टॉप। ऐसे निफ्टी में अब आप बोलोगे 16,750 में 16,350 का स्टॉप लॉस कौन देता है? बात तो सही है, लेकिन फिर 100-150 पॉइंट की रिस्क तो आपकी हमेशा मार्केट में रहती है, तो वो डीप स्टॉप लॉस दो तो तकलीफ है, ना दो तो तकलीफ है। चलिए, तो स्टॉप लॉस थोड़े डीप है बट गेन्स भी ऐसे आएंगे। डेज हाई पर है बाजार। आइए बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। जी सर। चंबल फर्टिलाइजर 318 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हालांकि पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा सा भागा है, आने में थोड़ा देर हो गया क्योंकि सारे हमारे कॉल्स चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर खरीदारी करने का मौका है। और खरीदारी करने का मौका इसलिए दीप की एक चीज, एक तो पहले तो मैं क्यों आज दे रहा हूँ, पहले इसका लॉजिक बता देता हूँ, और इसका लॉजिक सिंपल है। एक स्टॉक जिसके रिजल्ट्स कल आए थे और वो है 14% ऊपर, और उसका नाम है GSFC। GSFC का 50% बिजनेस जो आता है, सेम वही प्रोडक्ट वही चीज जो चंबल का 64% बिजनेस उससे आता है। अगर वहां से GSFC को ग्रोथ आ रही है तो सिंपल सी चीज है, चंबल वो ग्रोथ 64% इनका जो बिजनेस है वहीं से आना है, तो कम से कम 40% चंबल के प्रॉफिट में ग्रोथ उसी वजह से आना निश्चित है। तो आप अगर चंबल और GSFC को साथ में मिला के उनके बिजनेस मॉडल को देखें तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि चंबल के बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट आने वाले। राइट, पहली चीज बात है। दूसरी चीज, मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ और हमारे एक्सपर्ट्स को भी याद है, पिछले साल बजट के पहले हमने एक रिसर्च की थी, और रिसर्च की थी, उस रिसर्च में एक ये रिसर्च थी कि बजट के पहले पिछले 10 साल में क्लियर है, हाँ, 10 बजट में एकमात्र स्टॉक ऐसा है चंबल फर्टिलाइजर जिसने हमेशा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव दिया, हमेशा पॉजिटिव पिछले 10 साल। हो सकता है 11वें साल एक्सेप्शन हो, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर 10 साल के पुराने एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखना चाहते हैं तो जून से लेकर जनवरी तक का जो ये महीना, जून जुलाई से लेकर 6 महीने का टाइम जो है, चंबल फर्टिलाइजर आप लेंगे तो आपका बजट में प्रॉफिट में ही बिकेगा। तो अगर स्टॉक में परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आने वाली है, रिजल्ट आपके फेवर में आने वाले हैं, सामने नजर आ रहा है, डिमांड बढ़िया है, मॉनसून अच्छा है, रशिया और यूक्रेन की वजह से वैसे भी ग्लोबली मामला गड़बड़ है, तो सारी चीज पोजीशन एकदम बढ़िया है, परफेक्ट है चंबल के लिए। ऐसे में 308 का स्टॉप लॉस है, 328, 334 ये दो टारगेट, क्योंकि पहला टारगेट मेरा 320 का रखा था तो वैसे ही भाग गया, तो मैंने वो रखा ही नहीं। 328 और 334 के, और 340 तीसरा रख लीजिए, 3 टारगेट 328, 334 और 340। और बहुत सारे लोग जो खाली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखते हैं, थोड़ा सा लेके छोड़ दें, दिमाग में लगाएं, डिलीवरी लेके छोड़ दें आराम से 6 महीने के लिए। नीचे आएगा 10% नीचे आए तो और ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो पड़ा है आपके पास पड़ा है, ये एक तरीका हो सकता है। अंडरस्टूड सर। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू भी ले लीजिए, ये तो खैर फिलहाल ट्रेड के लिए अंजी ने राय दी, हालांकि टारगेट। अच्छा, मोदी जी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं? जी मोदी जी। अनिल जी, बहुत गजब आपने टाइमिंग के साथ स्टॉक को पकड़ा है। अगर मैं इतना बस बोल सकता हूँ, अगर आप करते तो डेफिनेटली ये स्टॉक मैं जरूर देता। लास्ट वीक भी जब क्लोजिंग शो किया था तब भी मैंने इस पे ऑप्शन का कॉल दिया था। देखिए, जो डेरिवेटिव डाटा बन रहे हैं 340 तक का राइटर ट्रैप है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं जुलाई सीरीज में 340 के टारगेट्स देखने को मिले। सबसे अच्छी चीज आज सुबह से इस काउंटर में देखने को मिल रही है। मैं चार्ट्स नहीं देख रहा हूँ अनिल जी, सीधे कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, मुझे चार्ट्स याद हैं। इसमें सुबह से आप देखिए, जितना वॉल्यूम कल हुआ था पूरे दिन में, आज सुबह 12 बजे तक उतना वॉल्यूम, उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में सुबह से ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इस काउंटर में बस एक बज आना था, वो जैसे ही आपने स्टॉक को पकड़ा सारे ब्रेकआउट हो चुके हैं। मैं बहुत श्योर हूँ 340 तक के अपसाइड मूव जुलाई सीरीज में इस काउंटर में देखने को मिलेंगे। दीप
क्या कहेंगे? मान ले याद है इनको सब? मान लिया। बिल्कुल पलक झपकाए वगैरह बोला सारा है। सेठी साहब देखो, कैंडल आप तो कई बार फोन पे पढ़ के बोलते हो, ये देखो मोदी जी सारे वॉल्यूम चार्ट के लेवल याद। जी जी अनिल जी जी तो फंडामेंटल्स बोलने होते हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 27% की जगह 24 निकल गया या 35 निकल गया तो ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो एग्जैक्टली लिखना पड़ता है अनिल जी कि कितना आरोही है, कितना आरोसी है। आजकल ब्रांड्स ज्यादा याद रखने के चक्कर में नहीं रहते हैं, क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। तो हाँ, ये बात 100% सही है। आप जो बोलोगे इसके डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है। मोदी जी कर लिए तो लेवल अगर मेरा ये आया तो आया, मेरे चार्ट पे ही आया, परफेक्ट। लेकिन फिर भी मोदी जी की तारीफ तो करनी होगी कि वाकई में मोदी जी मतलब कमर कस के तैयार ही बैठे थे। मोदी जी माफी चाहता हूँ आपके पहले मैं बोल गया, कल परसों आपने भी कुछ ऐसा ही किया था ना मेरे साथ में। हाँ किया था ना, याद है ना? कौन सा आरती इंडस्ट्री? हाँ हाँ आपका बदला सॉरी आपका बदला पूरा मैं मेरे को बोला चाहता था। समझ तो गए होंगे आप। जी मोदी जी देखिए अनिल जी, स्टॉक चाहे मैं पकड़ूं चाहे आप पकड़े या कोई भी पैनलिस्ट पकड़े, बस पर्पस एक ही होता है, टाइमली व्यूअर्स के साथ शेयर करना होता है। और वो हो पाया चंबल फर्टिलाइजर में, तो यही सबसे बड़ी बात है। कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप। ऐसी बातें बंसल जी के पास है, बंसल जी ऐसा माने ही नहीं कभी। बिल्कुल मतलब नहीं, पहले तो मैं ही दूंगा। चलिए बढ़िया है, मोदी जी की तरफ से भी ये स्टॉक पसंद आता दिखा। चंबल की हम बात कर रहे थे। आइए 2:30 बज चुके हैं। सेठी साहब सेठी साहब बैठे हैं सामने लाइव। आज तो बोल भी नहीं सकते कि कनेक्शन वीक है। सेठी साहब लाइन पे जुड़ेंगे, क्या बहाने बनाएंगे बताओ? म्यूट हो गए। अच्छा म्यूट, अरे म्यूट में तो बोल, ये लो म्यूट में भी बोल देंगे सेठी साहब म्यूट नहीं हुआ रहे, मेरी आवाज सुनो। चलिए सेठी साहब के लिए बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर, आज क्या इरादा है? बिल्कुल अनिल जी, 2 स्टॉक्स तो अभी इस सेगमेंट में दे रहा हूं, कैश मार्केट के 2 स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है। बाकी पूरे क्लोज तक हूं आज, तो बीच में और कोई स्टॉक या F&O के स्टॉक्स आएंगे तो वो भी बताऊंगा। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है वही सीमेंट सेक्टर से है। फिर आपसे ही क्यों लिया कि साउथ में अच्छे सीमेंट के दाम बढ़े हैं, तो वहां से एक अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट APCL जो कि अभी 220 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक छोटी साइज की कंपनी है जिसकी तेलंगाना में इसका प्लांट है 2.44 मिलियन टन, और बाकी इन्होंने लास्ट ईयर एक और प्लांट एक्वायर किया अराउंड 1.28 मिलियन टन का, तो अब कैपेसिटी हो गई 3.72 मिलियन टन। तो ये साउथ बेस्ड एक सीमेंट प्लांट है जिसमें चेतीनाथ सीमेंट ग्रुप वो है इसका प्रोमोटर, जो 75% हिस्सेदारी इसमें रखती है। दमदार कंपनी, और जिस तरह के नतीजे आए हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के, खास करके साउथ डिवीजन के, मुझे लगता है ये जितनी कंपनियां बहुत अच्छा करना चाहिए यहाँ से। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं। फिर आपके वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है इन कंपैरिजन टू अदर सीमेंट स्टॉक्स। तो इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 240 का टारगेट है और 215 का स्टॉप लॉस। सपोज 240 का टारगेट, अंजनी सीमेंट खरीदारी करने का है। दूसरा सर? दूसरा स्टॉक अनिल जी आज जो रडार पे आया है, एक बहुत ही दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है एमटार टेक, जो अभी 1275 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, इक्विपमेंट्स बनाती है। एक तो न्यूक्लियर सेगमेंट के लिए, एक एरोस्पेस और डिफेंस, और एक क्लीन एनर्जी के लिए। कई सारे नोटेबल प्रोजेक्ट्स किए इन्होंने। जो अपना मार्स में जो स्पेसक्राफ्ट गया था PSLV C-25, उसमें भी जो इंजन लगा था वो इसी कंपनी ने प्रोवाइड किया। फिर अग्नि मिसाइल्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। कई सारे मार्की क्लाइंट्स हैं जैसे इसरो, DRDO, फिर HAL, भारत डायनेमिक्स, भेल, BHEL, ये तो है ही है। इसके अलावा MNC कंपनीज लाइक ब्लूम एनर्जी USA, रफेल, इनको भी कैटर करती है। सरकार का बड़ा फोकस है डिफेंस पे, फिर खास करके मेक इन इंडिया पे, जिसका फायदा इस कंपनी को होना है। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28%, डेट इक्विटी रेशियो 0.18, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है। 25% की दर से कंपनी का पैट ग्रोथ हो रही है पिछले 3 साल का। और अपने इसके हाईज थे, ईयरली हाईज थे 2500 के लेवल्स के, और वहां से करेक्ट होके ये स्टॉक आजकल 1270-75 के लेवल पे आ गया। मुझे लगता है यहाँ पे इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 1350 का टारगेट है और 1250 का स्टॉप लॉस। वो 1350 के टारगेट के लिए यहाँ पर करें खरीदारी। MTAR
ये है स्टॉक जहाँ पर खरीदारी करने का, MTR बोले, मटर बोले, एमटार बोले, जो आपकी मर्जी बोले। आज तक इस पे आम राय बन नहीं पाई कि क्या बोला जाए, लेकिन स्टॉक बहुत बढ़िया है, स्टॉक बढ़िया है, मैनेजमेंट टॉप क्लास है, क्वालिटी जबरदस्त है। और अंजनी सीमेंट भी साउथ की है, ये उधर की है ना प्लांट है अनिल जी, तेलंगाना में इनका जो मेन प्लांट 4 मिलियन टन का तेलंगाना में है। साउथ के सारे सीमेंट स्टॉक्स बहुत ही गजब है। एक स्टॉक और साउथ का सीमेंट का, इससे पहले कि आप मेरी डाइवर्सिफिकेशन जी, रैमको सीमेंट किस को पसंद आता है हमारे एक्सपर्ट्स में? रैमको सीमेंट के चार्ट्स किसके पास है? मुदीर जी आप ही देखिए, आप सीमेंट पे कुछ जरूरत से ज्यादा ही बुलिश हो रहे हैं, तो जरा रैमको बताइए, क्या यहाँ पर भी कुछ जबरदस्त एक्शन की तैयारी है? बिल्कुल अनिल जी, देखिए रैमको सीमेंट तेज है। इंडिया सीमेंट पे हम बात करना चाहते हैं, बस एक डिस्क्लेमर जरूर मैं दूंगा पहले, ये स्टॉक हमने अपनी कंपनी के क्लाइंट्स को इंडिया सीमेंट दिया हुआ है, तो इसलिए इसको पिछले 3-4 दिनों में जो भी शो किए उसको अवॉइड किया कि इंडिया सीमेंट को नहीं बोले, बट आज वहां प्रॉफिट बुक कराया तो अब मैं बोल सकता हूँ। देखिए इंडिया सीमेंट के चार्ट जो बने हैं 220 रुपए के टारगेट्स हैं अनिल जी, अगस्त महीने में 220 के टारगेट इंडिया सीमेंट में देखने को मिलेंगे। तो अगर पोजीशन किसी के पास इंडिया सीमेंट में है, बना के रखिए, 220 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। अब बात करते हैं रैमको सीमेंट की। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के इस काउंटर में ब्रेकआउट है, 100 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकल गया है, बॉटम पे ये पैटर्न बना है, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से बड़ी तेजी दिखाएगा। रैमको सीमेंट 690 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। कम से कम अगर बात करें तो यहाँ से 760 पहला टारगेट बनेगा, 760 निकालेगा तो 790 तक के भी अपसाइड मूव रैमको सीमेंट में नजर आते हैं। पोजीशन है रैमको सीमेंट में, होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 675 का। 790 सही सुना हमने? बिल्कुल सर, 12-13%। गजब, क्या बड़े बड़े मुंह आ रहे हैं। मतलब ये तो सीमेंट वापस वैसे ही तैयारी कर रहा है दीप, जैसा कि आपके FMCG शेयर भागे हैं या बैंक्स भागे हैं। ये सेक्टर मतलब आज अल्ट्राटेक पूरी रीरेटिंग ही कर रहा है। वही हो रहा है, रीरेटिंग हो रही है सेक्टर की। थैंक गॉड कि हमने टाइमली देख लिया इस सेक्टर। शायद बाजार को रियलाइज हो रहा है कि कुछ ज्यादा ही पेसिमिज्म सीमेंट पे बहुत बुरी है। अभी भी अपने पिछले 2-3 बड़े एक्सपर्ट से बात की, सीमेंट पे कोई बुलिश नहीं। रैमको सीमेंट 760 790 बड़े टारगेट है। सेठी साहब से राय लिया, सेठी साहब की भी पसंद की लिस्ट में रहा है, मुझे अभी याद आया। मैं सोच रहा हूँ सेठी साहब बताएं सर। नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और साउथ के स्पेस से वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर्स आउट देयर, और मुझे लगता है ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और आज जो ये सीमेंट की तेजी शुरू हुई है, ये तो अभी शुरुआत है। मुझे लगता है आपका जो व्यू है कि अप टू बजट ये सीमेंट स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी बननी चाहिए, ये आई डेफिनेटली कॉन्कर विद इट। और मुझे लगता है रैमको सीमेंट इज ऑल्सो अ वेरी गुड पिक और यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। तो ये है आपके लिए रैमको सीमेंट, इस पर रखिए नजर। सांगी इंडस्ट्रीज, अंजनी पोर्टलैंड, जिस पर अभी सेठी साहब बात कर रहे थे, इंडिया सीमेंट अनिल जी को भी पसंद है, मुदीर जी को भी पसंद आ रहा है, चार्ट कॉर्नर भी पिक था, और भी बाकी सीमेंट काउंटर्स में बड़ी मूव्स आ रही हैं। पर बाजार पर क्या करना है, आइए जानते हैं अनिल जी से मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, आज तो लग ही रहा है हमारे बाजार डाउ को ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स शो की शुरुआत में 50 अंक नीचे थे, अब हमारे बाजार को देखते देखते ये भी ऊपर आ गए। नैस्डैक फ्यूचर्स सुबह 100 पॉइंट नीचे थे, अभी भी आपको 65 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, तो थोड़ी कमजोरी वहां पर है। बट पिछले 3-4 दिनों में सबसे बड़ा जो रिबाउंड है वो भी नैस्डैक में ही रहा है। तो अमेरिकी फ्यूचर्स सुस्त हैं, बट ठीक है सर। यूरोप के बाजार अच्छे हैं, करीब 1/4% ऊपर दिख रहे हैं। कच्चा तेल 104 पर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। रुपया आज स्टेबल रहा है सर, इनफैक्ट आप कह सकते हैं 6 पैसा मजबूत ही है। एशिया के बाजार भी अच्छे रहे, तो ग्लोबल संकेत तो ठीक दिख रहे हैं सर। हमारे बाजार भी लगातार 6ठे दिन ऊपर हैं और अच्छी मूव इस समय दिखा रहे हैं। क्या करना है दीप? मेरा तो 16,750-800 की रेंज में जो बेचने का लेवल था वो आ गया। 752 का आज का हाई है स्पॉट लेवल, तो मैं यहाँ तो नहीं खरीदूंगा। अच्छा, मतलब अपने खरीदने की हिम्मत नहीं। अब ये कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे शॉर्ट करना चाहिए क्या? जो रेंज हमारी 16,200 16,300 के ऊपर की बनी थी, 15,800 850 के नीचे की बनी थी, जहाँ पर हम हमेशा कहते हैं कि 800 850 आए मेरी सुनना मत, उस समय खराब लगेगा, मंदी लगेगा, ले लेना। 200-300 आए बेच देना, एक ही बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उसके अलावा नहीं। और वो भी फॉर्चुनेटली गैप से खुले तो नहीं हुआ। अब सिचुएशन यहाँ पे यही है सेम, 750-800 पर आप ऐसी जगह आ गए जहाँ पे इसको रुकना चाहिए। लेकिन तब और अब में एक ही फर्क है, तब एक तरफा तेजी होने के बाद रुककर उसने कंसोलिडेशन दिया। अब अभी तक तो एक तरफा तेजी चल रही 5 दिन से, रुका तो कहीं है ही नहीं रुका। अब ये 800 पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इसका जवाब आज नहीं है, मंडे को मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी बता दूं। डाउ फ्यूचर आपका सुस्त है, अगर समझिए आज डाउ फ्यूचर से 150-200 ऊपर हो गया, आप 800 पार करके टिक जाएंगे, बढ़ जाएंगे, आगे हो जाएंगे। और समझो डाउ 200-250 नीचे आ गया,
तो फिर आपको पता है कि 750 800 कंजेशन जोन था, फाइनल टारगेट था, वहां पर आ गए। तो ये बहुत ट्रिकी चीज है। अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो ही शॉर्ट करें 800 के आसपास, 750 800 में 875 का स्टॉप लॉस है, या प्रॉफिट बुक करके इंतजार करें, या फिर दूसरा तरीका है कि 16,600 आपका स्टॉप लॉस है, अच्छा, यहाँ से 125 पॉइंट दूर। तो आप 16,600 16,800 पॉइंट की रेंज में, 200 पॉइंट की रेंज में इसको टाइम पास करने दें, या ज्यादा रेंज बड़ी चाहिए तो 16,500 16,800 की रेंज में टाइम पास करने दें। अंडरस्टूड। ठीक है, तो थोड़ा एक तरफा 5 दिन नॉन स्टॉप भागे तो अगर रुकता है तो कुछ गलत नहीं है। तो अब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खरीदने के लिए यहाँ फेवरेबल नहीं आ रहा, राइट सर, इसलिए मैं थोड़ा इंतजार करूंगा ऊपर आने का। तो या तो हम 800 के ऊपर टिक जाएगा तो सोमवार को ले लें, कोई बात नहीं, 50-75 पॉइंट ऊपर के गए मेरे से फ्रेश खरीदारी करने की यहाँ हिम्मत नहीं है। एक अब आइए बैंक निफ्टी 36,740, 36,825 वाला भी टारगेट आ गया दीप, जो लास्ट वाला टारगेट था, मेरे तो सारे आ गए। अब बचा है 950 के आसपास का टारगेट है, 36,950 से। तो मैं बैंक में तो यहाँ से मेरी हिम्मत नहीं है हाँ बोलने की आप खरीदो, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो नीचे आएगा तो देखेंगे, नीचे में बैंक निफ्टी कहाँ खरीदना है। बैंक निफ्टी खरीदने के लिए 36,400-500 की रेंज अच्छी है। निफ्टी खरीदने के लिए 16,600 के आसपास की जगह बढ़िया है। अब 600-625 आते नहीं आते देखते, आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर आपको लंबा खेलना है, स्टॉप लॉस आपका 100-125 पॉइंट का चलेगा तो होल्ड करिए। और आपको लगता है कि मुझे टॉप में ही बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है, तो 16,750 800 के आसपास प्रॉफिट बुक करिए, वापस से सोमवार को लीजिए। ठीक है सर, चलिए शॉर्ट बैंक निफ्टी सुबह जो बात चल रही सुबह जो बात चल रही ना बैंक निफ्टी नहीं, मतलब ऐसे करना है तो आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। शॉर्ट की राय दी थी आपके लिए, स्टॉप लॉस 36,850 का दिया था, 825 से घुमा है, 825 से घुमा है, इसलिए मैं पूछ रहा था कि 850, तो 850 का स्टॉप लॉस करके कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। बट दोनों चीज़ें, अगर आपको नीचे में लेना है आराम से तो लेवल पे आ जाने दीजिए। एग्रेसिव ट्रेडर देखो, शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस रखना ही रखना, बिना स्टॉप लॉस के नहीं, क्योंकि जे हिसाब से बहाव में, ये कैसा बहाव है, जैसा गिरता था तब भी कभी कोई सपोर्ट कुछ काम का नहीं आता है। अब ये बढ़ रहा है तो कोई रेजिस्टेंस काम नहीं आता। तो मार्केट अपनी स्पीड से चलेगा, हमारे सोचने से नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही तरीका है कि कोई भी ट्रेड लो, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने 3 दिन पहले शॉर्ट नहीं काटी, सोचो आपने भले ही 1 महीने तक शॉर्ट कर करके पैसे बनाए, लेकिन अगर 3 दिन में नहीं काटी तो लग गए पूरे, बराबर है। सिमिलरली पहले आपने लॉन्ग करके बहुत पैसे बनाए, लेकिन 3 दिन आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, 3 दिन में 500-700 पॉइंट निकल जाए तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी, ताकि आपका पुराना प्रॉफिट भी प्रोटेक्टेड रहे। अपने सिंपल ये करना है, अगर आप शॉर्ट हैं 850 का स्टॉप लॉस रखते हैं बैंक निफ्टी पर 36,850, या ज़्यादा से ज़्यादा 37,000। निफ्टी पर 16,800 का स्टॉप लॉस रख लें, या ज़्यादा से ज़्यादा 16,875, बस सिंपल सी। गॉट इट सर। ये है आपके लिए इस समय बाजार का पूरा एक्शन। और आइए एविएशन डेटा भी आया, थोड़ा अक्षय बताइए। जून में एयर ट्रैफिक अनिल जी 238% बढ़ा है, बट लास्ट ईयर की बेस नहीं माननी चाहिए सर, क्योंकि उस समय डेल्टा वेरिएंट था। बट फिर भी आपने अच्छे नंबर देखे, 1 करोड़ से ज़्यादा फ्लायर्स दिखे हैं जून में। मार्केट शेयर इंडिगो का बढ़कर आया है इस समय, 56% से बढ़कर लगभग 59% आपको होते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा डेटा आ रहा है, बट पिछले साल की बेस थोड़ी कम है, तो लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं होगा ये सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए डेटा। लेकिन डेटा के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, और एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा नई दिल्ली से। इस वक्त तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, जो खबर है वो जी बिजनेस का इम्पैक्ट है। ये खबर नहीं है, ये एक हलचल मचा दी है पूरे रेगुलेटरी, वित्त मंत्रालय, सेबी, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और डिपॉजिटरीज के बीच में। सोमवार को जो हमने डीमेट का डाका जो एक शो किया, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमने अपने चैनल पे दिखाई, उसके बाद से सभी लोग हरकत में आ गए हैं और बहुत सारी कंप्लेंट सेबी के पास सीधे तौर पे जाने लगी है। सेबी के पास ये कंप्लेंट लोग रजिस्टर करा रहे हैं कि उनके डीमेट से पैसे उनकी या कहें कि उनके जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं उनकी बिना मंजूरी के। इस पे सेबी ने भी संज्ञान लिया है और जो डिपॉजिटरीज हैं और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उन दोनों से ही पूछा है कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है जो जी बिजनेस ने दिखाया है कि आपके डीमेट अकाउंट से आपके शेयर्स ट्रेड हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इस पे एक तो डिपॉजिटरीज से और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से सवाल जवाब सेबी ने किया है। दूसरा जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पे एक नई एडवाइजरी सेबी इशू कर सकता है कि आपको अपना टेक्नोलॉजी सिस्टम को क्या क्या और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो।
तीसरा, जो लोग सेबी के पास जा रहे हैं उनसे ये भी एक एडवाइस देने की कोशिश की जा रही है कि आप एक इंडिविजुअल केसेस ज़रूर रजिस्टर कराएं साइबर फ्रॉड के अंदर, जिससे एक पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर सके। जैसे कि सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मुंबई पुलिस ने सोमवार को ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया था इस पूरे मामले को लेकर। तो अब आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि और बड़े केसेस साइबर फ्रॉड सेल में रजिस्टर होंगे, क्योंकि करीबन 1000-1500 कंप्लेंट्स जो हैं वो ट्विटर या अदर सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रही हैं कुछ पर्टिकुलर ब्रोकर्स के खिलाफ, और सेबी भी अब इसको लेकर हरकत में आ गया है। तो चलिए, सेबी भी इसको लेकर एक्शन में आ रहा है। और अनिल जी, जी बिजनेस की मुहिम का एक बड़ी बात होती है कि इम्पैक्ट जब भी बड़ा होता है, हम देखते हैं कि रेगुलेटर्स भी हमारी बात सुनते हैं और उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं। आरबीआई के केस में भी हमने देखा, सरकार की तरफ से भी और सभी भी और बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज भी इस पर एक्शन बढ़ा रही हैं। सर जब सोचिए, लगभग 6 करोड़ इंप्रेशन ट्विटर पे आ चुके हैं। मैं फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ट्विटर के डेटा इजीली अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है, इसलिए मैं वो डेटा लेकर आपको बता रहा हूँ। और 38-40 लाख से ज़्यादा रीच हो चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक इन्वेस्टर को ये मामला छू रहा है। करेक्ट। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में शेयर हैं, आपने चलिए मान लिया कि OTP शेयर किए और उस वजह से आपके शेयर चले जाएं, तब तो समझ में आता है। लेकिन बिना OTP शेयर किए हुए, बिना किसी लिंक को क्लिक किए हुए, बिना किसी और ऐसे तरीके से जिससे कि आपकी हैकिंग का चांस बने, उसके बावजूद हैक हो रहे हैं, तो ये बड़ा मामला है। और इस बात हमें वाकई में रेगुलेटर्स की सराहना करनी चाहिए। ये बहुत जल्दी एक्शन लिया है उन्होंने, तुरंत एक्शन लिया जैसे ही ये मामला उठाया। नहीं तो आमतौर पर पहले ये होता था, बहुत वक्त लगता था। लेकिन आई एम श्योर अगर सेबी और वित्त मंत्रालय एक्शन में है तो फिर नीचे वाले तो सब अपने आप टाइट हो जाएंगे, चाहे फिर वो एक्सचेंजेस हो चाहे ब्रोकर्स हो। बिल्कुल सर, करेक्ट। तो वो होना ही चाहिए। और स्पेशली टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, स्पेशली जहाँ पर ह्यूमन टच है ही नहीं, इमोशनल टच वो क्या होता है, इस तरह की जो चीज़ें ना, जहाँ पर मतलब हर एक आदमी, हर एक क्लाइंट, उनका जो एक अकाउंट नंबर ही है वो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। राइट। तो उस तरह की चीज़ों में जब आपको एक तो लॉस इस वजह से लगता है कि हैकिंग हो रही है, और दूसरा लॉस इस वजह से लगता है कि इनसेंसिटिविटी है, आप संवेदनशील ही नहीं है अपने क्लाइंट्स के प्रति। ये चीज़ें ठीक और चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। और इसमें गलती उनकी नहीं है जो वो वहाँ पर कॉल सेंटर में बैठे हुए बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करके थोड़ी ठीक ठाक इंग्लिश हिंदी बोल लेते बिठा देते हैं, उनको ट्रेन ही नहीं किया गया। एग्जैक्टली। या उनको उसी तरह से ट्रेन किया गया है जिस तरह से वो बोलते हैं। सो आई थिंक पूरे सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। और एक बार उनको समझाना पड़ेगा आपको कि भाई, जब फायर ब्रिगेड में आप फोन करते हो, 100 पे पुलिस को फोन करते हो, तो रेस्पॉन्स क्या होता है? एग्जैक्टली। वो रेस्पॉन्स आपको देना जब हैकिंग हो रही है। करेक्ट। सो आई थिंक होगा ये। लेकिन अच्छी बात है जी कि एक्शन में आता दिख रहा है। और तरुण ने बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। हमें खुशी है इस बात की कि चलो ये मैटर नजर में आ रहा है अब रेगुलेटर्स के। एब्सोल्युटली। और आशा करते हैं कि इस पर और सख्ती से आपको एक्शन दिखे। #डीमैट डाका, ऑपरेशन डीमैट डाका, जिस पर हम लगातार आपके लिए फोकस ला रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ जैसे अनिल जी ने कहा, और भी इस पर एक्शन पाना बाकी है। बट अब तक ये जो मुहिम हमने चलाई है, इस पर क्या क्या हुआ है, इसकी एक झलक देख लेते हैं। ऑपरेशन डीमैट डाका ने आपकी हमारी आंखें खोल दी और आपने ढेर सारा प्यार दिया, दिल से धन्यवाद। शो तो खत्म हो गया ना? जी नहीं, ये शुरुआत हुई है और इस शुरुआत को हमें और आगे बढ़ाना है और पहुंचाना है, क्योंकि हमें ढेर सारी शिकायतें मिल रही कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनके अकाउंट हैक हो गए। अगर आप भी ऐसे ही एक पीड़ित हैं और अगर आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो हम करेंगे आपकी मदद। संपर्क कीजिए हमसे हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर। हम आपकी बात को उठाएंगे। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। जी बिजनेस है हमेशा आपके साथ। और काफ़ी हमारे पास लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, शिकायतें आ रही है और हम उनको कंपाइल कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, क्या है, जब आप किसी को शिकायत का मौका दो तो शिकायत दुनिया भर की आती है। बिल्कुल आती है। गलत नहीं है, मतलब मैं मौका लिया तो कौन क्यों ना दे। लेकिन इस वक्त हम शिकायतें मांग रहे, कृपया करके आप वो अगर आपके हैकिंग से रिलेटेड हुए हैं, कुछ इस तरह से हुए कि जहाँ आपके अकाउंट में सेंड मारी हो गई, इस तरह का हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये आ रहे हैं कि हमारे से पूछे बगैर ये ट्रेड कर लिया, RM ने ये कर लिया, ब्रोकर ने ये कर लिया, हमारे से पूछे बगैर पोजीशन ले ली, छोड़ दी।
ये सब भी अपनी अपनी समस्याएं, वो छोटी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जिस मामले पर फोकस है उससे रिलेटेड कुछ है तो आप तुरंत भेजिए। एक तो हेल्पलाइन नंबर है, इस पर मैसेज करेगा, इस पर भी जिनको वो फोन पे फोन आए जा रहे हैं, लेकिन हमने भी नंबर दिया तो नेचुरली फोन ही करेंगे लोग। तो ये व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल करें, ज़्यादा बढ़िया है। बाकी ट्विटर हैंडल है आपके सामने, ईमेल आईडी आपको दिया हुआ है, भेजिए ना आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते आगे और वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। सर नमस्कार, स्वागत है सर। बताएं सर, पहले तो आपकी तरफ से अपडेट्स और आउटलुक भी। हाँ, गुड आफ्टरनून जी। देखिए अपडेट पहले ले लीजिए। हनीवेल ऑटो, अल्ट्राटेक कल आपको दिया था, इंडिया सीमेंट, मैरिको, हनीवेल ऑटो, नवीन फ्लोरो, आरती, यूपीएल, एचडीएफसी लाइफ, जिंदल स्टील, जितने थे, और एबी कैपिटल, सारे टारगेट हो गए। अब मैं फिर रीट्रेट करता हूं सर। न्यूरेका सुबह आपको कहा है, अभी कुछ भी नहीं चला, 5-6% से कोई शेयर नहीं चला, जो शेयर दुगना हो सकता है। क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक में इससे बढ़िया प्ले नहीं। नॉट इवन 1000 करोड़ मार्केट कैप एंड द पोटेंशियल टू गो 5 times मोर फ्रॉम हियर। दिस इज एन अनबिलीवेबल प्ले। और साथ में इट इज ओनली गेटिंग मोर मार्केट शेयर। और सेकेंडली द कॉस्ट ऑफ एप्स मीन कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो न्यूरेका इज माई बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 1850 to 2000 इन द नेक्स्ट 6 months। इट्स कमिंग वेरी फास्ट, तो इसमें तो आप लीजिए। अब आपके लिए 2-3 कॉल हैं जो डेरिवेटिव की आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर, प्लीज बताएं। अनिल जी देखिए, टाटा मोटर नो ब्रेनर है। ऑटो चल गया, सब चल गया। टाटा मोटर अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ी, अगर सीमेंट की सेल्स बढ़ी, तो सीवी साइकिल तो चलना ही चलना। और उसका जो जेएलआर है, दैट इज डूइंग इनक्रेडिबल बिजनेस। 454-55 में अभी भी मैं रीट्रेड करता हूं। 440 का स्टॉप लॉस, 480 का टारगेट। दूसरा पिक इंडिगो। अब ये आप मत लीजिए कि आज कासा आ रहा है, नहीं, इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ना ही बढ़ना है। जिस तरह से उनकी रफ्तार बढ़ी है, देयर इज नो स्टॉपिंग। यील्ड्स विल बी द हाईएस्ट। एविएशन फ्यूल हैव फॉलन। 1805-10 में लीजिए, 1770 का स्टॉप लॉस, 1900 का टारगेट। और अगर ये ट्रैफिक बढ़ना है और नई एयरलाइन आनी है तो जीएमआर इज अ विनर हैंड्स डाउन। 35 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 3750। जीएमआर इज सीइंग रिकॉर्ड टर्नओवर एंड ट्रैफिक। आई थिंक दिस इज अ नो ब्रेनर। जीएमआर सर एक बार जरा लेवल्स फिर से बता देंगे भसीन साहब। 35 रुपए, 34.20 का स्टॉप लॉस, 37.5 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए 3 कॉल्स भसीन साहब की तरफ से। जीएमआर इंफ्रा, इस पर करके चलें खरीदारी। इंटरग्लोब एविएशन 1900 के टारगेट के लिए, एविएशन थीम और ट्रैवल थीम पर तो भसीन साहब बुलिश भी। अभी हम एविएशन डेटा भी आपके लिए रीड आउट कर ही रहे थे। और साथ ही भसीन साहब को पसंद है टाटा एयरपोर्ट से जुड़े हैं। हाँ, एक फ्लाइट में जगह नहीं है, दूसरा एयरपोर्ट में जगह नहीं। परफेक्ट एकदम, बिल्कुल थीम देखिए। और बस जो ले जाते हैं वो टाटा मोटर्स। हाँ वो बस, हाँ अरे वाह क्या बात है, कनेक्शन गजब। चलिए, तो ये है 3 स्टॉक्स जहां पर आपके लिए 2 स्टॉक, माफ कीजिएगा, तीसरा तो हमने अपनी जगह से जोड़ दिया, टाटा मोटर्स, जो सुबह भसीन साहब ने कहा था यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। नेहा जी हमारे साथ है और बताने के लिए तैयार है अच्छी खबर जो आ रही है यूरोप से। क्या है यूरोप से बढ़िया खबर, नेहा बताइए। सर अच्छी खबर तो ये है कि फाइनली आज यूक्रेन और रशिया के बीच में डील पे हस्ताक्षर हो जाएगा। ओके। टर्की और संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके प्रेजेंस में ये हस्ताक्षर होने वाला है। तो हम मान के चल रहे हैं कि फाइनली वो 5 महीनों से जो मामला अटका हुआ था, एटलीस्ट ग्रेन के फ्रंट पे, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और खासतौर से अफ्रीकी देश सर और मिडिल ईस्ट के देश, वहां पर हालत बहुत बुरी है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर आई है, और उस खबर पे हमने देखा कि तुरंत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितनी एग्री कमोडिटीज हैं सब में गिरावट देखने को मिली है। वैसे भी प्रेशर में थी, लेकिन कुछ फ्रेश लोज बनते देखें। बेसिकली ये करेक्शन है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो अभी भी कीमतें पॉजिटिव हैं, लेकिन हमने पीक से कीमतों को बहुत हल्का होता हुआ देखा है। फिर चाहे वो खाने के तेल हो, तिलहन हो, अनाज, गेहूं, मक्का, सबकी कीमतें यहां पर मल्टी मंथ लोज पर ट्रेड कर रही हैं। खाने के तेल, तमाम खाने के तेल यहां पर 1-1 साल के लोस पर है। फटाफट बता देती हूं, ब्लैक सी के रास्ते अनाज का जो शिपमेंट है अब वो फाइनली खुल जाएगा। एक्सपोर्ट्स पहले भी हो रहे थे यूक्रेन की तरफ से, लेकिन वो रेल, रोड, नदी के रास्ते से, यूरोप के रास्ते से हो रहे थे, जो कि बहुत कम थे, एकदम नेग्लिजिबल।
अब फाइनली हो पाएगा। याद रखिए ग्लोबल मार्केट में गेहूं के फ्रंट पर यूक्रेन का 9% का योगदान है। मक्के और सूरजमुखी के फ्रंट पर देखें तो ये सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत के लिए ही जो रिक्वायरमेंट का 75% जो सूरजमुखी तेल है वो ये देता है। युद्ध के चलते अभी हमने देखा था कि जो विंटर की क्रॉप थी, जो ठंडी की इनकी क्रॉप थी, वो 2.25 से 2.5 करोड़ टन के आसपास की इनके पोर्ट के गोदामों में 5 महीने से पड़ी हुई थी, निकल ही नहीं पा रही थी। ये बात है कि रशिया ने बहुत तबाही मचाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत टारगेट किया, लेकिन अभी भी कुछ अनाज बताए जा रहे हैं जो कि बचे हुए हैं। इनफैक्ट यूएसडीए की रिपोर्ट तो बताती है कि मक्के का 8 गुना और गेहूं का 4 गुना भंडार यूक्रेन के पास है। ये बात सही है कि यूएसडीए ने अपनी मंथली रिपोर्ट में कहा है कि गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है। इनकी तरफ से भी आगे जाकर खेती थोड़ी प्रभावित होती दिख रही है, लेकिन ये जो गेहूं है सर और ये जो अनाज है, एक बार ये ग्लोबल मार्केट में आ जाएगा, खासतौर से अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट देशों के लिए, तो इमीडिएटली कीमतों में सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी और वो दिख रही है। मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, आईएफएल और केडिया कमोडिटीज, सब ने माना है कि अभी भी 5 से 10% का करेक्शन अनाज में, खाने के तेलों में, तिलहन में यहां पर देखने को डेफिनेटली मिलने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए खाने पीने की चीजें सस्ती होती हुई दिखेगी दुनिया भर, मान लें। बिल्कुल सर, थैंक यू। हुई भी है सर, पीक से कीमतें नीचे आई हैं, थोड़ा और दिखेगी। मतलब ये होने के बाद तो और होगा ना। घटाओ आप, बिल्कुल। हालांकि आपको क्या मार्केट थोड़ा ढीला हो जाता है उनसे, सबसे तो बढ़िया, लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली थोड़ा महंगे कम राहत मिल जाती है, बिल्कुल। तो ये एक अच्छी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही। दुनिया भर में कमोडिटीज के दाम, खाने पीने की चीजों के गिरावट की तरफ और आगे बढ़ेंगे, ये अच्छी खबर लेकर आते। कमोडिटीज की बात निकली नेहा, तो आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए बता दिया जाए, जी बिजनेस और मोतीलाल ओसवाल आपके लिए लेकर आ रहे हैं कमोडिटी बाजार का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव। इस कॉन्क्लेव में एक मंच पर होंगे कमोडिटीज़ के जाने माने दिग्गज, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स और इस मार्केट के सारे ट्रेडर्स और हेजर्स भी। इस कॉन्क्लेव में बात होगी कमोडिटी मार्केट की ग्रोथ की और ग्रोथ के लिए उठाने के लिए ज़रूरी कदमों की भी। तो आज मिलते हैं मुंबई में। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप ZB लिखकर स्पेस में अपना नाम, ईमेल आईडी और शहर का नाम लिखकर SMS 57575 पे मत करिए प्लीज़। और बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया तो मैं पड़ गया फ्लो में एकदम, लेकिन एक्चुअली सही बताऊं तो अब जगह ही नहीं है। अब जगह नहीं है, ओवरफ्लो मतलब एक्चुअली अब बात वही है कि दर्शकों का प्यार इतना कि आप जब भी कोई ग्राउंड इवेंट करें, तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी हाल ही में 2-3 इवेंट्स जो किए हैं ना, कोलकाता, जयपुर, उससे समझ में आ रहा है कि मतलब अगर बिना इनविटेशन के भी इतने लोग आ सकते तो इनविटेशन तो आप सोचिए क्या हो सकता है। तो इसलिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया प्लीज़ वही आइएगा, बाकी लोग टीवी पे देख लीजिएगा, है ना। अगली बार हम थोड़ा और बड़ी गैदरिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपके लिए आज का हमारा कमोडिटीज कॉन्क्लेव। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है आपके लिए जय की तरफ से जैकपॉट शेयर आ रहा है आपके लिए, तो बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। अनिल जी, एफएमसीजी स्पेस से ये एक स्टॉक है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसका आप एट द मनी स्ट्राइक का 880 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे अभी, जो चल रहा है 12 रुपए 50 पैसे पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका अनिल जी रहेगा 5 रुपए 50 पैसे का। थोड़ा यहाँ पे भी स्टॉप लॉस दूर है, बट टारगेट ऊपर में है जो अनिल जी, वो है 23 रुपए 60 पैसे एंड 32 रुपए का। सो 23.60 एंड 32, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है अनिल जी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कि एफएमसीजी में तो अच्छा मूव आ ही रहा। पिछले कुछ दिनों से जो गोदरेज सीपी है वो लगभग 900 से लेकर 840 के रेंज में, यानी कि 60 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसमें से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ अगर आता है अनिल जी, तो इसका नेक्स्ट टारगेट ही बन रहा है 940 का। सो ऐसे तो ऐसा 60 रुपीज के आसपास का इसका भाव हो सकता है, कीपिंग इन माइंड द वीकेंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लेवल्स मैंने दिए वो लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और अनिल जी, थोड़ा स्टॉप लॉस वाइडर इसलिए भी हो जाता है बिकॉज वीकेंड है, तो 2 दिन का थीटा भी एडजस्ट करना पड़ता है। सो दैट्स द रीजन, दैट इज वन ऑफ द रीजन। अभी बचे नेक्स्ट वीक में 4 ही दिन है, फिर तो एक्सपायरी है, सो दिन कम है। एंड अगर वो टारगेट्स क्विकली आ जाते हैं तो और जल्दी ऊपर जाएंगे। ये जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ टिल दी टाइम ऑफ एक्सपायरी है। ओके, तो ये राय आपके लिए जय की तरफ से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। एक स्पेशल पिक के साथ तैयार हैं सिद्धार्थ सेडानी साहब, बिगुल उनके लिए।
बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने स्पेशल कॉल के लिए मौका दिया। स्पेशल कॉल ये इसीलिए मैं आज क्लोजिंग में लेके आया हूँ क्योंकि ये स्टॉक मैंने लास्ट फ्राइडे को सुबह को दिया था। वो कंपनी है सिटी यूनियन बैंक। मैंने पिछले फ्राइडे को ये सिटी यूनियन बैंक 145 में दिया था 160 के टारगेट के लिए। आज 164 का भाव है। एक हफ्ते में इसका टारगेट अचीव हो चुका। अब फिर से सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है 180 रुपीज का। पोजिशनल टारगेट है सिटी यूनियन बैंक पे 180 रुपीज का। सबसे बड़ी चीज, लोन ग्रोथ में बहुत बढ़ोतरी दिख रही है सिटी यूनियन बैंक की। अभी रिजल्ट्स के डेट अनाउंस नहीं किए गए हैं। मार्जिन स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी कैपिटलाइजेशन है और इंटरेस्ट रेट के इस बढ़ते इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में बैंकों के मार्जिन हमेशा बेहतर होते हैं। तो ये एक स्टेट ड्रिवन सिटी यूनियन बैंक पूरे भारत में है, बट स्टेट में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी की राय है पोजिशनल तौर पे 180 के टारगेट के लिए सिटी यूनियन बैंक। ओके, तो यह आपके लिए सिटी यूनियन बैंक, जहां पर आपको करके चलें खरीदारी। 180 का होगा टारगेट। बैंक्स में बढ़िया मोमेंटम है। शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्पेशल पिक शेयर करने के लिए। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सर। दिवांशु बाय का स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 252 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है 252 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। इंडियन होटल के अंदर तेजी का ट्रेंड है और आज वापस से अभी ये मोमेंटम में आ रहा है। अगले हफ्ते के लिए इसको यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। इंडियन होटल में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर नीचे में जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 248 रुपए का बनेगा। 248 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। कल का हाई जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है। अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जिसके अंदर 258 रुपए से लेके 262 रुपए तक के लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 248 के स्टॉप लॉस से 258 और 262 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें इंडियन होटल। ओके, तो यह है आपके लिए इंडियन होटल्स, जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। ये भी काउंटर एक्शन में आ रहा है। मुदित जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी पिक। मुनाफे वाले मुदित। बताएं सर। दीप के स्टॉक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और इसको हम ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं। जो ऑप्शन के टारगेट्स हैं सीधे यहाँ से 1.5 गुने के टारगेट्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ आईडीएफसी लिमिटेड। आईडीएफसी लिमिटेड का 55 वाला कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जो 90 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट है 2.5 रुपए का। आईडीएफसी लिमिटेड का 55 वाला कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 2.5 रुपए के टारगेट्स के लिए। पहला टारगेट 2.5 रुपए, दूसरा टारगेट 3 रुपए। स्टॉप लॉस रहेगा 50 पैसे का। स्टॉक के चार्ट्स पे बात करते हैं। लास्ट 4 महीने से जो कंसोलिडेशन था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर में 2 बार बनता हुआ नजर आया है। अभी एक अप मूव देखने को मिला, उसके बाद छोटा सा कंसोलिडेशन, उसमें भी ये इसी तरह का पैटर्न बना है और ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया है। 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। साथ ही साथ 58 रुपए तक के जो राइटर्स हैं वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। 58 रुपए तक के जो कॉल है वहां पर 17 लाख शेयर्स वहां पर ट्रैप होते हुए नजर आए हैं। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर और डाटा बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 55 वाला कॉल ऑप्शन जो 90 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 3 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 50 पैसे का। कोई कैश में भी बाय करके चलना चाहता है, अभी 55 रुपए के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, कैश में भी बाय करके चलिए। पहला टारगेट यहाँ से 62 रुपए का बनेगा, दूसरा टारगेट 68 रुपए का बनेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 52 रुपए का। 52 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करें आप खरीदारी, अगर आप फ्यूचर्स या कैश में खरीद रहे हैं, और अदरवाइज 55 रुपए का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए। ये है राय आपके लिए। एक और बेहतरीन पिक आपके लिए आ रही है। सेठी साहब आज चूंकि शो में शामिल है, एक विशेष पिक सेठी साहब की तरफ से भी, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। सेठी साहब फरमाइए। अनिल जी, अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 15-20 मिनट पहले, मैंने अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट रेकमेंड किया। 220 के लेवल पे 240 के टारगेट थे। देखिए अभी टारगेट अचीव हो गए आधे घंटे के अंदर। तो इस तरह की दमदार तेजी सीमेंट स्टॉक्स में बनी है। और इसी तरह का दूसरा स्टॉक जो साउथ बेस्ड सीमेंट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एनसीएल इंडस्ट्रीज। कई बार पहले भी मैंने रिकमेंड किया हुआ, अभी 174 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एनसीएल का मतलब नागार्जुना सीमेंट लिमिटेड पहले ये कंपनी का नाम था।
सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट कंपनी है, जो कि इनका नागार्जुना सीमेंट ब्रांड जो है काफी पॉपुलर ब्रांड है साउथ में, और उसके अलावा इसकी जो कैपेसिटी है वो भी वो एपीसीएल के आसपास 2.7 मिलियन टन की कैपेसिटी है। फिर ये इसके अलावा भी कई सारे बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें कोई जर्मनी की कंपनी की भी टेक्नोलॉजी है इनके पास। फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स भी है, जिससे ये पावर एक्सेस पावर डिस्कॉम्स को देती है। बाकी सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। डिविडेंड अच्छा खासा ₹2.5 का डिविडेंड दिया पिछले साल। डॉली खन्ना जी भी इसमें स्टेक ओन करती है, और प्रोमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी लगातार ओपन मार्केट से परचेज करके बढ़ाई है, जिसके कारण से और भी कॉन्फिडेंस आता है। स्टॉक अपने जो हाईज है 304 वहां से पिटा हुआ है, 174 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एकदम बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 190 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 165 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 190 का टारगेट, 165 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें। एनसीएल इंडस्ट्रीज, ये भी एक और काउंटर है जहां पर आपको रखनी है नजर, मूव आ रही है इस पर भी। चलिए, एनसीएल टारगेट आ गया लगता है, इनफैक्ट आ गया सर। हाँ, 190 का टारगेट आ गया, 188 का तो बन ही चुका है हाई। सेठी साहब, टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा सर। इनफैक्ट सेठी साहब 205 का हाई दिखा रहा है। ये कब हुआ? ये एक बार कहीं तो टच करके आया अनिल जी, पर 205 का हाई दिखा रहा है सेठी साहब। गजब अनिल जी, आज तो सीमेंट स्टॉक में धूम मची हुई है, और खास करके साउथ वेस्ट सीमेंट कंपनीज में अच्छा तेजी चल रही है। और वैसे भी स्टॉक पिटा हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे, और फिर जब प्रोमोटर्स ने इन लेवल्स पे खरीदारी करी है तो उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मुझे लगता है इस स्टॉक को एक मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए, या जैसे आप कहते हैं बजट तक के लिए बिल्कुल रखना चाहिए। मुझे लगता है 250-250 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे तब तक। सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट को पकड़ ले, क्योंकि जब हम शो के लिए अंदर आए तभी रिजल्ट्स आए थे, ब्रेक में थे एकदम, और रिजल्ट देख के तो मतलब तो हमने वो मतलब भागते भागते हेडलाइन ली। कब हेडलाइन खत्म हो और कब रिजल्ट रखे जाए सामने। एग्जैक्टली। और मजे की बात देखिए कि हमने वो टॉप स्टोरीज, बड़ी बातें, लिंक वगैरह कुछ नहीं, पहले रिजल्ट पे फोकस किया, और देखिए सही टाइम पर वहाँ से करीबन ₹150 आपका अल्ट्राटेक बढ़ा है। बिल्कुल। और बाकी सारे सीमेंट शेयर में, क्योंकि वो क्या है कि इंटरनल से जब तक आप नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। और जब हमने इंटरनल सामने रखे तो पूरी री-रेटिंग हो गई स्टॉक की और पूरे सेक्टर की। तो गजब की एक्शन हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल, पूरे सीमेंट पैक में आइए इस बीच एक और इंटरेस्टिंग खबर जो आज आई है, HDFC AMC HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ कंपनी के नतीजे तो आए हैं, लेकिन नतीजों के साथ इनके CIO प्रशांत जैन साहब ने भी इस्तीफा दिया है। पूरी खबर, पूरी डिटेल्स बता रहे हैं हमें कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए क्या क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल अनिल जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरा जो है म्यूचुअल फंड का वो खत्म होने जा रहा था, और यहाँ पर पर्टिकुलरली आप देखिए तो प्रशांत जैन जो कि HDFC AMC के लीड करते हुए नज़र आ रहे थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है वहाँ से। तो वहाँ पर इनकी जो इनिंग्स है वो समाप्त हो गई है, पर आगे खबरें ऐसी ये लगाई जा रही हैं कि ये अपनी खुद की ओन इन्वेस्टमेंट फर्म भी खोलने वाले हैं। बट यहाँ पर पर्टिकुलरली आप देखिए डिटेल्स के हिसाब से प्रशांत जैन जी का क्या करियर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के फंड ये मैनेज कर रहे थे वहाँ पर, और 3 स्कीम के जरिए करीब 1 लाख करोड़ के इक्विटी फंड सीधे तौर पर ये मैनेज कर रहे थे, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड में बैलेंस एडवांटेज, फ्लेक्सी कैप और साथ ही टॉप 100 फंड्स जैसी स्कीम शामिल थी। और अगर आप देखें तो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का ही कुल AUM लगभग 43,000 करोड़ रुपए का था। इनफैक्ट यहाँ पर ज्यादातर फंड ने शुरुआत से अब तक, जब से इंसेप्शन हुआ इन सब फंड स्कीम्स का, कुल मिलाकर 18% की कैगर, सालाना आधार पर 18% से ज्यादा के रिटर्न्स यहाँ पर हमें इनकी स्कीम्स में देखने को मिले। पर्सनल डिटेल्स वाइज आप देखिए, यहाँ पर IIT कानपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, फिर उसके बाद IIM बैंगलोर से इन्होंने MBA किया था, CFA की भी डिग्री इन्होंने की थी, और SBI कैप से इन्होंने करियर की शुरुआत की थी। इनफैक्ट HDFC AMC में करीब 19 साल तक रहे थे प्रशांत जैन जी, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप इनका कुल एक्सपीरियंस देखेंगे तो 31 साल से ज़्यादा का है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरा, खासकर HDFC म्यूचुअल फंड के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर ओवर हुआ है, बट आगे के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वाले मैनेजमेंट है HDFC के AMC के पास, जिसमें नवनीत मनोज जी CEO हैं, और साथ ही चिराग सेतलवट जी ये इक्विटी हेड है, जिनको करीब 22 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये है प्रशांत जैन साहब का पूरी जर्नी, और काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है HDFC के साथ। फंड जब से शुरुआत हुआ प्रशांत जैन साहब उसके साथ जुड़े हुए थे,
और कई टॉप स्कीम्स उन्होंने मैनेज करी, स्पेशली जिनके मिड कैप फंड्स होते थे। एक समय में बाजार में लगभग सभी इन्वेस्टर्स के रेडार पर और उनके पोर्टफोलियो में हुआ करते थे। अब ऑफ कोर्स एक काबिल टीम वो छोड़कर जा रहे हैं। नवनीत मुनोट साहब तो हैं ही, ट्रांजिशन के लिए पिछले साल से जुड़ गए थे, और भी काफ़ी सारे सेकंड रंग लीडरशिप जो है वो काफ़ी मजबूत है ताकि वो ये काम आगे बढ़ा पाएँ। तो ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और बाजार के लिहाज से भी वेल नोन फंड मैनेजर और CIO प्रशांत जैन साहब अब रिटायर हो रहे हैं। एक बार सेठी साहब से भी राय ली जाए। सेठी साहब, एंड ऑफ एन इरा एक तरह से कह सकते हैं HDFC AMC के लिए, बट अच्छी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, अच्छी लीडरशिप है। आपकी भी राय लें इस पर, और फिर मैं अनिल जी से भी इस पर एक सवाल पूछता हूँ। सेठी साहब, HDFC AMC पर आपकी राय? नहीं, बिल्कुल HDFC AMC तो एक जबरदस्त भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, और ये जो खबर है डेफिनेटली थोड़ा एक नेगेटिव सेंटिमेंट होता है कि इतने अच्छे फंड मैनेजर, मतलब आई रिस्पेक्ट हिम क्वाइट अ लॉट। मुझे लगता है उनके जितना, एक तो टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है, बट आप सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी देखिए, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैं पर्सनली भी जानता हूँ। बट आई शुड से कि एक बहुत अच्छे एरा का उन्होंने, मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से अपने करियर को संभाला, और अब फिर उनकी पर्सनल चॉइस है, कुछ पर्सनल परसू करना चाह रहे हैं। बट ओवरऑल HDFC AMC को इसका थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, बट वहाँ पे टीम अच्छी है, इन्होंने टीम अच्छी बिल्ड करी हुई है, फिर नवनीत मुनोट जी ऑलरेडी है ही है वहाँ पे, तो उस लिहाज से कोई ज़्यादा कुछ प्रेशर नहीं देखता हूँ। आज एक नीजर रिएक्शन जरूर होगा, इतना बड़ा नाम निकल रहा है करके, बट ओवरऑल आई डो नॉट सी एनी प्रॉब्लम्स फॉर HDFC AMC, एंड आई विश प्रशांत जी जैन वेरी गुड करियर अहेड और वट एवर ही हैज थॉट फॉर हिमसेल्फ। अनिल जी, आपकी तो खैर कई बार मुलाकात भी हुई है, कई बार इंटरव्यू भी आपने करा है, और सच में मतलब आई थिंक लास्ट इंटरव्यू में जब वो थे हमारे साथ, वो कह रहे थे वो मेंटालिटी जो चाहिए होती है कि डर के समय खरीदो और यूफोरिया के समय बेचो, वो एक यूनिक चीज थी इनके बारे में, जो 100% पेशेंस, जो प्रशांत सर से सीखने वाली बात है, बड़ा मतलब गजब का पेशेंस। और मतलब तेजी हो मंदी हो, वही मतलब हाव भाव उनके कभी बदलेंगे नहीं, कभी नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब धोनी की तरह कि लास्ट बॉल पे आपने 6 मार के जीता तो ऐसा नहीं कूद जाएंगे कोहली की तरह, और हार गए तो ऐसा नहीं कि मतलब पूरी दुनिया लुट गई। वो बहुत शांत से रहते थे। अब रहा सवाल HDFC AMC के इन्वेस्टर्स का या फिर शेयर होल्डर्स का, तो देखिए दो चीज है। कई बार ये होता है कि नो डाउट एक आदमी जिस पोस्ट पर है, जितने समय से ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए बहुत अहमियत वाला होता है, राइट। और प्रशांत जैन उनमें से एक है, KMP की मैनेजमेंट पर्सन, ठीक है, वो हमेशा रहे हैं HDFC म्यूचुअल फंड की कल्पना आप उनके बगैर कर नहीं सकते। लेकिन जाहिर सी बात है, हमेशा आदमी बदलते हैं, आते हैं जाते हैं, करियर में प्रोग्रेशन होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो है वो सब आदमियों से मिलकर बनती है और वो कहीं बड़ी होती है। बिल्कुल। और HDFC के केस में न सिर्फ HDFC म्यूचुअल फंड बल्कि HDFC लिमिटेड, बैंक, ये सब इतनी मजबूत इंस्टीट्यूशन है ना, यहाँ प्रोसेस है, पीपल है, सिस्टम्स हैं और लीडरशिप भी है। अब नेचुरली नवनीत मुनोट साहब है उनके MD CEO, तो ही वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल लीडर आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। सोचिए उन्होंने जो SBI म्यूचुअल फंड में रहकर जो टर्न अराउंड किया, कोई सोच नहीं सकता था तो इतना बढ़िया काम SBI म्यूचुअल फंड को सरकारी माना जाता था कि वहां जाके क्या करेंगे, लेकिन SBI म्यूचुअल फंड को उन्होंने टॉप रैंकिंग में परफॉर्मेंस और मोबिलाइजेशन के हिसाब से ला के रखा। अब HDFC म्यूचुअल फंड की कमान उनके पास है। ये तो एक मैनेजमेंट की साइड हो गया। दूसरी तरफ फंड मैनेजमेंट आई है, चिराग हैं जो इक्विटी के CIO हैं, डेट वाले भी उनके पास में बहुत ही बढ़िया टीम है। तो आई थिंक सिस्टम प्रोसेस पीपल है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। न इन्वेस्टर्स को चिंता करनी है, न म्यूचुअल फंड के जो आपके स्कीम में इन्वेस्टर्स हैं उनको करनी है, न जिसने कंपनी के शेयर खरीदने उनको चिंता करनी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और एक्चुअली दीप, आज हमने इसीलिए शाम को एक स्पेशल शो रखा है। बिल्कुल। तो मैं आमतौर पर 3:30 बजे आपको बताता हूँ। मैं बता दूं, आज मनी गुरु में हमने इसी बात पर विशेष चर्चा रखी है कि जब किसी बड़े फंड मैनेजर्स की विदाई होती है या कोई CIO या लंबे समय तक वो फंड्स को मैनेज करने वाला आदमी अगर रिटायर होकर जाए या कुछ नए जॉब में जाए, कुछ नई चीज़ के लिए जाए और आपके उस फंड में आपके इन्वेस्टमेंट है, तो आपको क्या करना चाहिए। HDFC म्यूचुअल फंड के लाखों इन्वेस्टर्स हैं, राइट, तो वो ये जानना चाहेंगे। तो आज हमने मनी गुरु में यही विशेष कार्यक्रम रखा है, तो मिस मत करिएगा। 6:30 बजे मनी गुरु देखिएगा। बट अदरवाइज एज ऑफ नाउ मैं कह सकता हूँ, अगर आपके पास HDFC म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप HDFC म्यूचुअल फंड के शेयर होल्डर हैं,
इस खबर से आपको बेचने की जरूरत Exactly. बस सिंपल सी चीज। सो निश्चिंत रहें, बिल्कुल कोई बात नहीं। और जो भी आपके और सवाल होंगे आज शाम को हमारा खास शो इस मुद्दे पर आप जरूर देखें। बढ़ते आगे HDFC से ICICI की तरफ। कल आने वाले हैं ICICI बैंक के नतीजे, कुशल से जानते हैं क्या है बाजार का अनुमान। कुशल बताइए। बिल्कुल, नंबर्स वाइज अगर आप देखें तो अच्छे ही रहने का अनुमान है। सबसे पहले तो अगर NII देखें तो करीबन 20% बढ़कर 13,106 करोड़ पर रह सकती है। क्रेडिट कॉस्ट में हल्की सी बढ़त रहेगी। एसेट क्वालिटी लगभग स्टेबल रहेगी। GNPA 3.5%, 3.6% के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और साथ ही कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी 4% पर स्टेबल हम रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। रिटेल और SME सेगमेंट से बेहतर लोन ग्रोथ का उम्मीद है, और साथ ही कंपनी का मुनाफा लगभग 35% बढ़कर 6,210 करोड़ पर आता हुआ दिख सकता है, और प्रोविजंस में कमी रहने की हम एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स पॉजिटिव साइड पर ही देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ICICI बैंक, इस पर भी रखनी है नजर, और 2% ऊपर भी है नतीजों से पहले। इसकी चार्ट पर भी एक बार हमारे एक्सपर्ट से रिव्यू लेंगे। उससे पहले जय की एक कॉल है तैयार, तो पहले जय की कॉल ले लेते हैं और फिर ICICI बैंक पर करेंगे चर्चा। बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है नोवो को 303 पर ट्रेड कर रहा है रादर उससे, तो 303 पर ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे। इसका स्टॉप लॉस आप 10 रुपए का लगा, 13 रुपए का लगाए सॉरी, तो 290 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स इसके जो मैं दे रहा हूँ वो है 325 एंड 337। सो 325, 337 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे नोवो को। सारे ही सीमेंट स्पेस में हमें एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने मिल रहा है। सिटीज आपने भी कुछ रेकमेंड किए, एंड नोवो को में एक अच्छा बेस इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हो रहा है, एंड 50 EMA के लेवल्स को ये क्रॉस कर रहा है। मोमेंटम में तो काफी समय से दीप एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, और आज जो एक मूव देखने मिल रहा है ब्रेकआउट ये पैटर्न में से, वो वॉल्यूम के साथ में है। तो दिस इज अ प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट ऑन नोवो को। आ रहा है नोवो को में 4% ऊपर है, बाकी सीमेंट स्टॉक्स के मूव करने के बाद इसको तो कोई देखते ही नहीं, भूल ही गए हैं जय। हम तो भूल भी गए थे, इसका IPO भी आया था, लिस्ट भी हुआ था, ट्रेड भी करता है। आपको किसने याद दिलाया? नहीं अनिल जी, मैं ट्रैक करता हूँ इसको, बिकॉज IPO नोट अनिल जी निकाला था इसमें, तो इसलिए याद है। अच्छा, सेठी जी की भी विशेष टिप्पणी आ रही। सेठी जी, आप भी ट्रैक करते हैं? हाँ बिल्कुल अनिल जी, अगर मैं NCL इंडस्ट्रीज नहीं दे रहा होता तो मैं नोवो को सीमेंट ही देने वाला था। ये भी मेरे रडार पे आया था। ये निर्मा ग्रुप की कंपनी है, जो अर्स्टवाइल हम निर्मा ग्रुप को जानते हैं, उनकी सीमेंट कंपनी है। इन्होंने लाफार्ज के प्लांट लिए थे ना, वो कोई नॉर्थ ईस्ट के, बराबर है, जो आप देख के बोलते हैं उसके, आपने बताया भी था पहले एक बार। वो आप जो पढ़ के देख के बताते ना कि वो नॉर्थ ईस्ट में लाफार्ज के प्लांट इन्होंने खरीदे थे। नहीं वो चीज के लिए अनिल जी, ये खबरें जो है ये पढ़ के नहीं बतानी पड़ती है। जो स्पेसिफिक, जैसे कोई ब्रांड के नेम है, तरुण तैलियानी भी याद रखना है, फिर आपके शांतनु निकल भी याद रखना है, फिर आपके हाउस ऑफ मसाबा, तो फिर वो देख के बोलना पड़ता है, या फिर रिटर्न रेशियोज क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, तब बाकी ये स्टोरीज तो याद रहती है जब कंपनी को इतना स्टडी करते हैं। बट ऑल सेड एंड डन ये भी एक अच्छी कंपनी है, और स्टॉक अच्छे लेवल्स पे है, क्या हुआ है, तो ये मेरे रडार पे भी था। बट चूंकि NCL इंडस्ट्रीज वाज लुकिंग बेटर और उसने अच्छा भी किया, मुझे लगता है दोनों स्टॉक अच्छे हैं जिनमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, मतलब कुल मिला के मैथमेटिक्स वाला मामला है, जो डेटा वेटा वो याद रखने ज्यादा जरूरी है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज याद रहती है। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ऐसा खुद सेठी साहब ही कह रहे हैं कि वो वाले याद रखने ज्यादा मुश्किल है, रेशियोज, डेटा, ये सारे। आइए, तो जय को पसंद है, जीवो को विस्तार 325 के टारगेट क्लियर, 337 का दूसरा टारगेट है। बिल्कुल, तो चलिए रखेंगे नजर सीमेंट स्टॉक्स पर। आपको एक्शन भी दिख रहा है। ICICI बैंक, जैसा मैं कह रहा था, 2% ऊपर है नतीजों से पहले। किरण जी, जरा एक बार चार्ट भी देखें सर ICICI बैंक। ICICI बैंक बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है चार्ट पैटर्न। जिस तरीके से इसने 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरा मानना है कि इधर से अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। जो मोमेंटम है वो बिल्कुल स्ट्रेंथ दिलाता नजर आ रहा है। आपका स्टॉप लॉस 790 का रहना चाहिए, 10 रुपए नीचे, क्योंकि ये पहले से ही बहुत अच्छी तरह से अप मूव दिलाता नजर आ गया है। तो पोजिशनली मुझे लगता है कि 815-17 की तैयारी हो रही है, जो कि अगले हफ्ते देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए
आईसीआईसीआई बैंक्स की बात निकली है तो एक बार कोटक बैंक के बारे में भी समझ लेते हैं कुशल। कल यहाँ पर भी नंबर्स आने वाले, दोनों दिग्गज बैंक्स के आएंगे नंबर्स। कोटक की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? सिमिलर एक्सपेक्टेशन से दीप, यहाँ पर एनआईआई लगभग 18% बढ़कर 4,660 करोड़ पर रह सकती है और साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी का मुनाफा भी लगभग 33% बढ़कर 2,190 करोड़ पर रह सकता है। एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी, 2.37% पर जीएनपी है और साथ ही कंपनी का डिपॉजिट ग्रोथ 11% बढ़ने की उम्मीद है, जबकि लोन ग्रोथ में हम 29% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहाँ तक कॉस्ट स्टेबिलिटी की बात है, डेफिनेटली बैंक ने डिजिटल बैंकिंग पर ज़्यादा फोकस किया है, जिस वजह से थोड़ा कॉस्ट कंट्रोल इनका रिलेटिवली ज़्यादा बेटर रहने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं और साथ ही एमएससी, एसएमई और अनसिक्योर्ड लोन पर कंपनी ने फोकस किया है। तो वहाँ पर देखना होगा कि उस चीज़ को लेकर क्या कमेंट्री कंपनी की आती है, बट ओवरऑल नंबर्स स्टेबल टू पॉजिटिव ही दिख रहे हैं इसके भी। तो कोटक बैंक यहाँ पर भी स्टेबल टू पॉजिटिव ही नंबर्स रहेंगे। ये भी स्टॉक अच्छे एक्शन में है। वागले साहब से भी एक बार पूछें क्या राय है उनकी कोटक बैंक पर। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु, मेरी राय तो बुलिश है, लेकिन पोजिशनली मेरा मानना है कि 1 से 2 हफ्ते में ये 1900-1950 तक जा सकता है। एक आध हफ्ता इधर उधर हो सकता है। जब तक ये 1780 के ऊपर रहता है, इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो ये आपके लिए कोटक बैंक, दोनों के आएंगे नंबर्स। इन्फोसिस के भी नंबर्स आने वाले हैं, उस पर कुशल से पूछेंगे भी, पर आइए उससे पहले 3:20 बज गए हैं तो चलते हैं अनिल जी के पास और लेते हैं आज की इस हफ्ते की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, डाउ फ्यूचर्स में कुछ बदलाव नहीं हुआ है, एकदम सपाट है, कहीं नहीं जा रहे हैं। नास्डैक फ्यूचर्स आपको करीब आज 0.5% नीचे दिख रहे हैं, कुछ एक्शन वहां पर भी नहीं हुआ है। यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक हैं, 1/4% ऊपर। कच्चे तेल पर दबाव है, 104 के नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। रुपया मजबूत है, क्या करना है सर? क्योंकि करना तो तेजी है। हाँ, अभी तक तो कोई सिग्नल ऐसा ही नहीं। और आज निफ्टी ऐसा बंद दे रहा है कि 16,700 के ऊपर, जैसा कल बैंक निफ्टी ने दिया था 36,100 के ऊपर, 36,100 के ऊपर 36,325 जाके बंद दिया था। ठीक है, आज हमें 16,661 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, मिल रही 16,700 के भी ऊपर की, वहां से 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर, तो बढ़िया क्लोजिंग हो रही। तो ऐसी क्लोजिंग में आपके मन में मंदी तो आनी नहीं चाहिए। अब एक ही चीज है कि 16,793 का 30 मई के आसपास का हाई था, जहां से एक टॉप बनाकर बाजार नीचे गए थे, लगभग वहां पहुंचे हैं। तो फ्रेश खरीदारी के लिए आपके पास ऑप्शन ये कि आप सोमवार का इंतजार कर लें, ले लें, वीकेंड के रिस्क रखने के बजाय वहाँ ले लें। और अगर आपके पास पुराना पड़ा है तो आप होल्ड कर सकते हैं। 16,600 या 16,500 का पुट ऑप्शन जो आपको ठीक लगे वो ले लीजिए, सिंपल सी बात है। 16,500 रख लें, ज़्यादा बढ़िया है। और या कम रिस्क रखनी है और फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो फिर सोमवार को ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 16,800 खुल जाएगा। 100 पॉइंट या तो आपको इधर के देखने या इधर के देखने, या तो 100 पॉइंट की आपको तेजी के हिसाब से पहले ही ले लेना तो अभी ले लीजिए, और 100 पॉइंट की रिस्क नहीं रखनी तो सोमवार को ले लीजिए। सो सिंपल सी चीज़ है। तो या तो 16,600 पे आए सोमवार को तो ले लीजिए, 16,800 पार करे तो ले लीजिए, बीचों बीच में आप हो रहे हैं बंद। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 36,700, क्या गजब की क्लोजिंग हो रही है। बैंक निफ्टी तो मतलब दिमाग काम ना करे ऐसी क्लोजिंग हो रही है। तो बैंक निफ्टी तो लॉन्ग पोजीशन है तो भी होल्ड करनी चाहिए, फ्रेश भी लेना बनता है। बनता तो है, हिम्मत नहीं है लेकिन बनता तो। देखो बैंक निफ्टी तो बहुत क्लीन है, मतलब बैंक निफ्टी तो क्लीन है और ऊपर जाने के लिए। निफ्टी फिर भी 16,800 के आसपास थोड़ा रुकावट दिखा रहा है। बैंक निफ्टी तो ऐसी कोई ढंग की रिकावट अभी दिखाई नहीं रहा है, थोड़ी बहुत 37,000 के आसपास हो सकती है। तो है तो पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि इतना बढ़ा हुआ है। डाउ फ्यूचर सुस्त है, वीकेंड सेशन है, फ्रेश खरीदारी मंडे कर लीजिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग है तो होल्ड तो करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। बेचने का तो कोई रीजन नहीं है। एक ही सवाल था सर, क्योंकि रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, इन्फोसिस है, ये सारे मंडे मॉर्निंग को रिएक्ट करेंगे तो थोड़ा उस समय उतार चढ़ाव। हाँ, लेकिन क्या इनमें ऐसा, रिलायंस एक है बड़ा जो आपके लिए इंडेक्स मूवर है, थोड़ा इन्फोसिस जो खुद तो मूव करेगा नहीं करेगा, पूरे आईटी को कराएगा। तो ये दो तो हैं, इसलिए थोड़ा आप रिस्क मंडे कम के हिसाब से कम भी रखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेश खरीदने का मन सोमवार को रखें, ज्यादा बढ़िया है तो आप अपना हेज करके चलिए तो ठीक है। बढ़िया मूड माहौल में है बाजार, ग्लोबल मार्केट से भी कोई नेगेटिव संकेत नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप पोजीशन, बट एक हेज जरूर बना के रखिएगा। इन्फोसिस एक बार इसके चार्ट पर भी राय ले लेते हैं और फिर जानेंगे भी कि कैसे आने वाले हैं इसके नतीजे। मुदित जी जरा इन्फी के चार्ट देखें सर, आज थोड़ा कमजोर है वैसे। दीप, आज के सेशन में कमजोर जरूर है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी साइडवेज मूवमेंट में है
और जैसे ही स्टॉक में करीब 1540 का ब्रेकआउट आएगा, रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या आएगा उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चार्ट्स पर जैसे ही 1540 के ऊपर निकलेगा फिर ये सीधे 1620 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। ओवरऑल हमें लगता है यहाँ पर कोई शॉर्ट पोजीशन तो नहीं बनानी चाहिए। जो कुछ खराब अगर होना भी है तो आईटी स्टॉक्स में हो चुका है। हमारा ऐसा मानना है अगर कोई रिस्क लेके बाय करके चलना चाहता है तो इन लेवल्स पे बाय करके चलिए, हमें बाउंस बैक की उम्मीद नजर आती है, चार्ट्स पे पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। तो ये है आपके लिए इन्फोसिस 1500 के लेवल पर है एग्जैक्ट। कुशल जरा बता भी दें कैसे रहेंगे इन्फी के नतीजे? देखिए मिले जुले नंबर्स एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले डॉलर आए, ये तो स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, करीबन 3% बढ़कर 441 करोड़ पर रह सकती है। पर दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन्स यहाँ पर थोड़ा दबाव हमें देखने को मिल सकता है। और पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जिस तरह के मार्जिन्स हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 21.6% मार्जिन्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। इन्फोसिस के पिछली तिमाही में ये लेवल्स था और अब आप देखिए 20.3% की हमारी एक्सपेक्टेशंस है। जहाँ तक कंपनी के मुनाफे की बात है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी गिरावट हम नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। करीबन 1.5% गिरकर 5600 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा भी रह सकता है। और अंत में अगर आप कंपनी की जो गाइडेंस है उसको देखें तो लगभग 13 से 15% जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने दी थी वो, और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन 21 से 23% है, ये दोनों जो है कंपनी मेंटेन कर सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस, इस पर भी रहने वाली है नतीजे नजर। इस बीच नतीजे आ रहे हैं बंधन बैंक के, ये पुल अप कर लेते हैं। आज सारी नतीजे मार्केट आवर्स में आगे जो वायदा कारोबार के थे। अब ऑफ कोर्स जेएसडब्ल्यू स्टील और रिलायंस ही बाकी हैं, यूजुअली पोस्ट मार्केट आते हैं। 887 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है अनिल जी, अनुमान 950 करोड़ का था। तो फर्स्ट कट मुनाफे का फिगर तो उतना मजबूत नहीं दिख रहा है जितना यहाँ पर अनुमान लगाया गया था बंधन बैंक के लिए। पिछली बार मुनाफा इनका 373 करोड़ का था, तो उस हिसाब से देखेंगे तो बेस कम थी, क्योंकि बेस कम थी तो मुनाफा बढ़कर ही आया सर। बट अनुमान 950 करोड़ का था, तो उसके सामने 887 करोड़ थोड़ा कम है। ग्रॉस एनपीएस बढ़े हैं 6.46% से बढ़कर 7.25% के आए हैं। हमने अनुमान 6.2% का, तो हमने कटौती का अनुमान लगाया था, उसके सामने काफी बढ़कर आए हैं इनके ग्रॉस एनपीएस। देखना पड़ेगा किस तरह की इन्होंने प्रोविजनिंग भी करी है, क्या फ्रेश स्लिपेजेस होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। बट फर्स्ट कट सर, इवन दो स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, फर्स्ट कट नंबर्स उतने खास इस समय दिख नहीं रहे हैं बंधन बैंक के। डिटेल देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिटेल में कुछ नंबर दिखता है, ये नेट एनपीए और बाकी आंकड़े भी एक बार जरा लोन ग्रोथ वगैरह देख ली जाए, क्योंकि स्टॉक जिस तरीके से तेजी से भागा है वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बिल्कुल। और कोई डिटेल्स आई है? बस आई रहे सर, उसी का इंतजार। एक बार तक एक चार्ट चेक ले लेता हूँ, फिर डिटेल्स भी यहाँ पर देखेंगे। कुणाल जी बताएं सर, बंधन बैंक चार्ट्स पर 285 का लेवल और नतीजों के बाद थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। 283 है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल दीपांशु। 283 के नीचे निकलेगा तो कमजोर हो जाएगा। 283 के आसपास एक अच्छा बेस बना हुआ है। आज का इंट्राडे लो भी शायद इन्हीं लेवल्स के आसपास है। 283 का लेवल टूटेगा तो इसमें एक मेजर इंट्राडे चार्ट पर ब्रेकडाउन होगा और फिर बहुत मुमकिन है 278 के लेवल्स भी देखने को मिले। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें। अगर खरीदा हुआ है तो 283 का एक स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर तेजी बनेगी जब स्टॉक 290 को पार करेगा, तो 283 290 के बीच में वेट एंड वॉच करना चाहिए। 2515 करोड़ की एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम है अनिल जी, अनुमान 2400 करोड़ का था और 2100 करोड़ के सामने 2500 करोड़ की है। तो आई थिंक नेट इंटरेस्ट इनकम में डेफिनेट बीट आया है सर, वो बढ़िया है, वो बढ़िया आया है। और 20% की लोन ग्रोथ है, तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुछ तो अच्छा है। लोन नहीं तो ऐसा स्टॉक एकदम लोन ग्रोथ अच्छी है और एनआई नेट इंटरेस्ट इनकम अच्छी है। सामने थोड़े से एसेट क्वालिटी ढीली हुई है, मुनाफे का आंकड़ा तो मतलब दोनों तरफ के रिजल्ट्स हैं, मिले जुले रिजल्ट्स आप कह सकते हैं, ना बहुत खराब ना बहुत अच्छे टाइप से सर। मतलब एकदम तोड़फोड़ तो नहीं है, फर्स्ट कट में तो नहीं, तोड़फोड़ तो नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल सर, इनकी बुक भी देखनी पड़ेगी। लोन ग्रोथ 20% की आई है, स्लिपेजेस किस तरह की रही हैं, प्रोविजनिंग की क्या डिटेल्स हैं, फ्रेश अकाउंट्स कौन से हैं जहां पर थोड़ी परेशानी आ रही है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बट ये है आपके लिए बंधन बैंक फर्स्ट कट, जो नंबर आपको आते हुए दिख रहे हैं 2515 करोड़ की यहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम आई है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और शानदार हफ्ता रहा है। पिछले फ्राइडे से जो भारतीय बाजार में रिबाउंड शुरू हुआ है वो इस पूरे हफ्ते बरकरार रहा है और आज भी जबरदस्त गेन्स के साथ आप क्लोज आउट कर रहे हैं। इनफैक्ट 16700 के ऊपर निफ्टी क्लोज करने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी भी 36700 पर क्लोजिंग दे रहा है आपको 500 पॉइंट की तेजी। सीमेंट
ये आज का स्टार रहा। और सेकंड हाफ इनफैक्ट 2 बजे से ही सीमेंट में आपने तेजी शुरू देखी जब अल्ट्राटेक के नंबर्स आए। 5% ऊपर अल्ट्राटेक क्लोज हो रहा है। उसके साथ ही ग्रासिम में आपने अच्छी तेजी देखी। श्री सीमेंट भी पॉजिटिव रहा। यूपीएल सुबह से ही बजिंग है। एचडीएफसी बैंक 2.5% दोनों में गेंस देखी हैं। बाजार को बढ़िया सपोर्ट यहां से मिला है। एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक यहां पर भी अच्छी खरीदारी आपने देखी है। इसके साथ ही टाइटन ये भी पॉजिटिव रहा। एचयूएल में आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा। हीरो मोटोकॉर्प, रिलायंस इंडस्ट्रीज आज नतीजों से पहले 0.5% ऊपर था। यहां पर भी पूरा सपोर्ट इसने बाजार को दिया। हिंडाल्को में भी अच्छी तेजी बनी। बंधन हमने भी 2 दिन पहले बाय करने की राय दी थी और वैसे तो उस दिन भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था नेक्स्ट डे। बट अगर आपने रखा है तो रिजल्ट्स आ चुके हैं, एग्जिट कर लेना चाहिए। किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स के हिसाब से दिया था, कोई बहुत बड़ा एक्शन हुआ नहीं। लगभग इसी प्राइस के आसपास 285 के आसपास दिया था। 290-92 हुआ, भी लगभग वहीं पर आ गया। तो 2-4 रुपये ऊपर नीचे होगा तो आप एक बार चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। बिल्कुल सर जी। तो चलिए ये है आपके लिए बंधन बैंक। एक बार चाहें तो इसे आप एग्जिट करके चल सकते हैं। आइए फिर बाकी कहाँ पर आपने मूवमेंट देखा है। टाटा कंज्यूमर नीचे था। इन्फोसिस संडे को इस बार अनयूजुअल डे पर नंबर्स आ रहे हैं इसके। यहाँ पर 2% की गिरावट देखिए। टेक महिंद्रा, विप्रो भी कमजोर थे। तो आईटी में आज रोटेशन रहा। इंडसइंड बैंक कल की तेजी के बाद आज यहाँ पर भी थोड़ी मुनाफा वसूली आपने बनते हुए देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। शानदार गेन अतुल लिमिटेड, इसके भी आज आए थे नतीजे। जीएसपीएल, रेन इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट्स, चंबल फर्टिलाइजर, दालमिया भारत, कोफोज, बॉश, सिटी यूनियन बैंक, हनीवेल ऑटोमेशन, रैमको सीमेंट्स, साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जेके सीमेंट, भारत फौज और परसिस्टेंट सिस्टम्स अच्छी तेजी आती हुई देखी। वर्लपूल में भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखा। गिरावट सिंजीन 5% नीचे। इंडिया मार्ट नतीजों के बाद 5% गिरता हुआ। एनबीसीसी, आरबीएल बैंक अगेन नतीजे और वायदा कारोबार के बैन के आने के बाद 3.5% नीचे। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रहा था आरबीएल के नंबर्स में। दीपक नाइट्राइट, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, एबीबी, हैवेल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, अमर राजा, ग्लेनमार्क, आईईएक्स और पीआई इंडस्ट्रीज कुछ और स्टॉक्स हैं जो आपको फिसलते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट की तरफ आइए। यहाँ पर भी कई सारे काउंटर्स थे जहाँ पर आपने एक्शन बनते हुए देखा है और कुछ नतीजे भी आए थे। इसके अलावा कैश मार्केट में भी काफ़ी सारे मूव्स आपको बनते हुए दिखे थे। साइंट एक काउंटर था जो नतीजों पर रिएक्ट कर रहा था। जीएसएफसी में 13.5% की मूव आपने देखी। मॉइल 8% ऊपर था। सेरा सैनिटरीवेयर, ओरिएंट सीमेंट, टीवीएस श्रीचक्र, होम फर्स्ट फाइनेंस, एजिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पर भी आपने बढ़िया गेंस दिखे। कजारी सेरेमिक्स भी 6% ऊपर बंद हुआ। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल शानदार हफ्ता रहा है बाउंस बैक वाला बाजार के लिए। 16,700 के ऊपर निफ्टी प्रोविजनल और 36,700 के ऊपर बैंक निफ्टी प्रोविजनल। तो अच्छे लेवल्स के ऊपर बाजार भी आपको क्लोजिंग है। एब्सोल्युटली। तो बढ़िया क्लोजिंग आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में होते हुए दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 25 पॉइंट नीचे है और नैस्डैक फ्यूचर 75 अंक नीचे इस वक्त आपको आएंगे नजर। ओके, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, सेठी साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, बागले साहब, किरण जी और साथ ही साथ मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए, इस पूरे हफ्ते हमारा साथ देने के लिए, बहुत ही मजबूत बाजार रखने के लिए। डाउ फ्यूचर सिर्फ 7 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर सिर्फ 70 पॉइंट नीचे है। सोमवार को जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 16,719 पर 115 पॉइंट ऊपर बंद होता हुआ निफ्टी 390 अंक ऊपर बंद हुआ है सेंसेक्स और 537 अंकों की दमदार तेजी बैंक निफ्टी में। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।